एस्ट्रोलॉजी है क्या सर? तो ये जो इम्पैक्ट है ये कुंडली के अकॉर्डिंग आता है, राशियों के अकॉर्डिंग आता है या सब पे इक्वल आता है? तो मोदी जी की कुंडली में कितने योग हैं? तो ऐसे भी काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस आते हैं कि इस राशि के लोग ऐसे दिखते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, उनका फ्यूचर ऐसा होता है। तो क्या ये एक्यूरेट होती है चीज़? नक्ष का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा माना गया है। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप उसे कैसे देखते हैं? तो इसमें करियर में हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सपोज दैट किसी को अपने बच्चे की प्रेडिक्शन करानी है कि इसका कौन से फील्ड में इसे जाना चाहिए, तो ये प्रेडिक्शन किया जाए। करियर में भी फंसे रहते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता है, हासिल करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। पहला अब आपको मैं बताऊं कि आपका बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा है। आपने एक स्टोन धारण कर लिया और आपको लगा कि आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर हम अपने जीवन में से सूर्य को निकाल देते हैं तो हमारी लाइफ में क्या बचेगा? पर आप चूंकि राजयोग से संबंधित बात थी तो मैं आपको बताऊं, राजयोग सभी की कुंडलियों में नहीं होते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे मीनिंगफुल बनाती है और कैसे हम इसके हेल्प से अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में एक अलग ही मुकाम बनाया है, जिन्होंने टीवी पर आकर हमारे बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शंस की है जो कि 100% एक्यूरेट हुई है। वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। गिरीश पारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रिया जी, आपने अपने पॉडकास्ट शो में मेरे को बुलाया और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने दर्शकों से जुड़ने का मेरे को मौका दिया। जी, तो एस्ट्रोलॉजी है क्या सर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी पूजा जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एक साइंस है और 100% जो हमारी जो प्लैनेट्स हैं जो सौरमंडल के ऊपर, उनके ऊपर ही आधारित है। जो प्लैनेट की जो स्पीड है, जो प्लैनेट की रेज है, वो हमारी जो पूरी अर्थ है उसको इफेक्ट करती है। जब अर्थ पे जो रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी इफेक्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर हम अपने जीवन में से सूर्य को निकाल देते हैं तो हमारी लाइफ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो सूरज की जो किरणें हैं, यानी जो सन रेज है, उनके होने से अगर हमारा होना या ना होना अगर संभव हो सकता है, तो आप ये बताइए कि बाकी की जो प्लैनेट्स हैं उनमें भी तो बहुत सारी गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, उनका भी इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा ही ना हमारे जीवन के अंदर। तो ये जो इम्पैक्ट है ये कुंडली के अकॉर्डिंग आता है, राशियों के अकॉर्डिंग आता है या सब पे इक्वल आता है? क्या होता है कि हर एक प्लैनेट की एक पर्टिकुलर एक राशि से दूसरी राशि में जाने का एक समय निर्धारित। जैसे सबसे जो फास्ट प्लैनेट है वो है चंद्रमा। वो एक राशि से दूसरी राशि में, यानी एक जोड़ी एक से दूसरी जोड़ी में जो मूव करते हैं तो उनको 2 से ढाई दिन का टाइम मैक्स लगता है। ऐसे ही जो शनिदेव हैं उनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने में जो समय लगता है वो लगता है 2.5 साल। इसीलिए उनका नाम जो है शनि चर, यानी जो धीरे धीरे विचरण करता है, तो उनका नाम शनिश्चर पड़ गया। शनिश्चर से शनिश्चर पड़ गया। ऐसे जुपिटर है, उनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने का जो समय लगता है वो लगता है ऑलमोस्ट 1 साल का समय, 12 महीने के आसपास में। राहु केतु चूंकि वो विजिबल प्लैनेट नहीं है, नोड्स हैं, तो उनको एक साथ में जो चेंज होते हैं तो उनको 18 महीने का समय लगता है। बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स हैं, जैसे वीनस है, मरकरी है, ये मैक्सिमम जो है आप 40 से 50 दिन के बीच में, 40 से 55 दिन के बीच में इनका एक रूटीन होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लैनेट कई जगह पर लंबा स्टे कर लेते हैं। जैसे अभी मार्स ने काफी लंबा स्टे किया कर्क राशि के अंदर, या वो रेट्रोग्रेड हो गए, यानी पीछे जाकर के फिर वापस एडवांस हो जाते हैं। तो ये ग्रहों के मोशंस होते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि वक्री ग्रह, तो वक्री वही होते हैं जो अपनी राशि के अंदर पीछे की ओर चलते हैं और कई बार पीछे वाले राशि में भी चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वक्र गति से। संस्कृत में वक्र गति का मतलब है पीछे की ओर आना। ऐसे ही कई बार अतिचारी भी होता है। जैसे अभी बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर के अंदर अतिचारी होने वाले हैं, यानी कि वो अपनी राशि मिथुन को छोड़ करके, जो आजकल मिथुन राशि में है, कर्क राशि में जाएंगे, तो एडवांस हो जाएंगे वो, और उसके बाद में वापस से जो है 5 दिसंबर के बाद में अपनी राशि में आ जाएंगे। तो ये ग्रहों की चाल है। जो पीछे की ओर आते हैं तो उनको वक्र गति यानी वक्री बोलते हैं, और कई बार जब वो एडवांस होते हैं उनको अतिचारी बोलते हैं।
अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये भी जानना जरूरी है कि राशियां क्या होती हैं। तो देखिए क्या होता है, हमने पूरा यूनिवर्स जो है वो 360 डिग्री में बांट दिया है। अब वो इसके लिए अगर इसके 12 पार्ट कर देते हैं तो हर एक राशि को 30 डिग्री मिलता है। जी। तो जैसे अगर हमने सपोज करिए ईस्ट के अंदर अगर हम 30 डिग्री के अंदर अगर आज भी अगर आप देखेंगे गूगल में आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जो मेन स्टार्स है अगर उनको स्केच कर देते हैं तो जैसे लगेगा कि कोई बकरी खड़ी हुई है तो उसका नाम हमने एजीज रख दिया। सिमिलरली आगे वाले में लगेगा कि भेड़ खड़ी है तो उसका नाम टॉरस रख दिया। तो हर एक प्लैनेट जब उस जोन में उस राशि में जाते हैं तो उनके गुण धर्म बदल जाते हैं। वो कैसे, जैसे आज मैं आपको बिल्कुल ठीक सामने देख रहा हूँ 90 डिग्री से, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर, तो जो रेज आएगी वो डायरेक्टली आएगी। लेकिन जब आप मेरे पास में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे मेरी आपको देखने की डिग्री है वो अलग हो जाएगी। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट जब जब जिस राशि में बैठता है उसकी जो रेज है और वो अर्थ के ऊपर अलग अलग डिग्री से आती है और उसी के अकॉर्डिंगली गुण धर्म जो है वो बदल जाते हैं। तो जिनके राशियों में वो एंटर करते हैं तो उस राशि का जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करने लगता है। देखिए इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर ये कुंडली होती क्या है। एग्जैक्टली या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर। मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब भी कोई बेबी बोर्न होता है, जैसे अभी इस वक्त जो बेबी बोर्न हुआ गुड़गांव के अंदर, तो अभी आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि सारे प्लैनेट अलग अलग राशि के अंदर बैठे हुए, कुछ प्लैनेट एक साथ भी बैठे हुए हैं, तो जो इस समय ग्रहों की स्थिति है हमारे सौर मंडल में उसका स्क्रीनशॉट होता है हमारी कुंडली, और ये पहला चार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लगन चक्र। जी। ऐसे ही बहुत सारे चार्ट बनते हैं, जैसे इसके बाद में चंद्र कुंडली बनती है, फिर नवमांश कुंडली बनती है, फिर दशमांश कुंडली बनती है, एक जन कुंडली होती है, फिर चंद्र कुंडली अलग। उसके बाद में डिविजन चार्ट्स बनते हैं। और ये बहुत सारे बनते हैं पर नॉर्मली आप ये मानिए 30-35 चार्ट तो बनते ही हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे अगर हमें ग्रहों की अगर रियल कंडीशन देखनी है तो हमें नवमांश कुंडली में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें आपकी जिसमें एक फिगर बने रहता है लाइक इस टाइप से, नहीं वो फिगर सब सेम होंगी, प्लैनेट में सारी सेम होंगी, लेकिन घर जो कुंडली के हैं वो 12 होते हैं जी। और हर एक घर बहुत सारी बातों को बताता है। कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब ग्रह तो देखिए 9 ही है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में अगर घर देखे जाएं वो 12 हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे ग्रह बैठे ही नहीं है, या कई बार 3 या 4 ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं जो खाली घर है उनका इफेक्ट नहीं आएगा। वहां पे जो नंबर होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं और वहां से उनका जो लोड होता है उनके अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट और इफेक्ट आता है। हर एक प्लैनेट जो है एक राशि में ओन हाउस होता है, मतलब स्वग्रही होते हैं। एक राशि के अंदर वो उच्च राशि के होते हैं, मतलब सबसे जो बढ़िया इफेक्ट आता है, और एक राशि ऐसी होती है जहां पे वो नीच राशि के होते हैं, जहां पे वो सबसे कमजोर होते हैं। तो जब हम आपकी कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि वो जो ग्रह है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो उसकी अपनी राशि है या मित्र ग्रह की राशि है या शत्रु ग्रह की राशि है, उसके ऊपर जो दृष्टि संबंध पड़ रहे हैं वो मित्र राशि के पड़ रहे हैं या शत्रु राशि के पड़ रहे हैं, उसके बाद में जो महादशा चल रही है वो शत्रु राशि की है या उसके मित्र राशि की है या उसी ग्रह की चल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी डिविजन चार्ट देख करके और फिर निकल के आती है आपकी प्रेडिक्शन, और उसके बाद में वो प्रेडिक्शन आपके साथ में सही या गलत होती है। तो इसका एक पूरा वैज्ञानिक आधार है जो ग्रहों की चाल से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो रेज है प्लैनेट्स की, उससे जैसे सूर्य की रेज से दिन और रात होते हैं, सूर्य की रेज से ही जो है मौसम बनते और बिगड़ते हैं, बारिश होती है, और जब बारिश होती है तभी हमें खाने को अन्न मिलता है। यानी प्रकृति का पूरा सिस्टम सूर्य के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उनको ग्रह राज बोला गया है ना। और वैसे भी साइंस का भी यही कहना है कि सारे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए हम भी सूर्य देव को भगवान बोलते हैं। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैं ग्रहों में हूँ और अगर उनमें में हूँ तो मैं सूर्य देव में हूँ, है ना, इसलिए सूर्य नारायण हम बोलते हैं। ऐसे ही जो चंद्रमा है वो हमारी इमेजिनेशन, हमारी माँ, ममता और आपका जो सेंटिमेंट्स है, आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको बताता है। तो दूसरा चार्ट जो बनता है
वो चंद्र कुंडली बनता है। तो सारे चार्टों को एक साथ में बैठ करके देख करके ग्रहों का पूरा बलाबल निकाल के और उसके बाद में दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं और जो आजकल आप मैगजीन में पढ़ रहे हैं वो तो गोचर है, उसका तो इम्पैक्ट 10 से 15% का होता है जो आज का सब लोग पढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपकी महादशा। तो सर ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये कितने एक्यूरेट होते हैं? क्या मतलब एक कुंडली देख के 100% प्रेडिक्शंस पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए मैं आपको बताऊं ये है तो साइंस ही। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 1000 साल तक लोगों के गुलाम रहे हैं। तो हमारा जो जितना भी साइंस है, चाहे वो हमारी मैथमेटिक है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो हमारा जो योग है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, तो ये सारी चीजें इन पर रिसर्च वर्क नहीं कर पाए। और चूंकि अटैक्स बहुत हुए हैं तो बहुत सारी जो हमारा जो ज्ञान था जो पहले पुस्तकों में समाई था तो वो सब जला दिए गए हैं। जैसे आपको मालूम है नालंदा, तक्षशिला, ये महीनों महीनों तक जले हैं। तो रिसर्च नहीं होने की वजह से अब उतनी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पढ़ने से भी ज्यादा जिसे बोलते हैं गुणा है। गुणा है इसका मतलब कि आपने पर्सनल लोगों से मिल करके उनकी हॉरोस्कोप को कैसे आपने, जैसे मैंने जब सीखी थी तो मैंने 10-10 साल तक लोगों की हॉरोस्कोप को अपने साथ में रखा और उनके सारे जो मेजर एपिसोड्स थे, कौन सी महादशा में इनकी शादी हुई, कौन सी महादशा में इनके बच्चे हुए, कौन सी महादशा में प्रमोशंस हुए, कौन सी महादशा के अंदर घर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, स्ट्रगल हुआ है, उनको नोट डाउन किया है। तो जब आप पर्सनली लोगों को मिल करके और हॉरोस्कोप देखते हो तो आपका एक एक्सपीरियंस निकल करके आता है और वो एक्सपीरियंस कोई भी एआई या कंप्यूटर कभी नहीं बता। एआई तो बिल्कुल नहीं कर सकता सर, मैं तो एआई के सपोर्ट में इस मामले में तो नहीं हूँ। बट अगर महादशा की बात करें तो अगर पर्सनली किसी की आप कुंडली देखो तो कुछ महादशा चलती है, लाइक लिखा होता है कि इतने से इतने साल तक शनि की महादशा रहेगी, राहु की महादशा रहेगी, कुछ इस टाइप से कुंडली में लिखा होता है। और जैसे शनि की जो 7.5 होती है, आपने जैसे कहा कि 3 इयर्स उसको ऑलमोस्ट लगता है दूसरे घर में जाने में, 2.5 ईयर। 2.5 ईयर। और जो शनि की 7.5 होती है मतलब वो 7.5 ईयर्स तक एक ही कुंडली में बैठा रहता है। देखिए मैं बताता हूँ, कुंडली में नहीं, राशि के अंदर। ओके, राशि। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 7.5 को लेके हमारे दर्शकों में बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत डर बना रहता है एक्चुअली। डरने वाली बात नहीं है। एक्चुअली में आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसका एक पार्ट रह गया कि ये क्या है, हायर पॉसिबिलिटीज है या ट्रेंड है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर अगर आपने ढंग से कैलकुलेशन किया है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ज्यादातर प्रिडिक्शंस आपकी सही होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। तो अगर आपका 70 से 80% प्रिडिक्शंस जो हैं अगर वो आपने सही दी है, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज एंड रिसर्च पे डेफिनेटली, तो आपकी वो काफी एक्यूरेसी मानी जाएगी। पर 100% की अगर मैं बात बोलूं तो वो शायद नहीं है आज के दिन। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर रिसर्च करके हम और बेटर कर सके, पर डेफिनेटली हायर प्रोबेबिलिटी तो है इसके अंदर कि अगर मैं आपको बोलूं कि आने वाले समय के अंदर आपको स्टमक रिलेटेड कोई इश्यू हो सकते हैं या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है तो वो होती है। और इसका फायदा क्या है, अब इसका मतलब आपको डराना नहीं है। देखिए मैं एक एस्ट्रो लाइफ कोच हूँ जो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा एक नॉच ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरे मन में जनरेट हो रहा है। जैसे आपने कहा 100% एक्यूरेट नहीं होती, 80% एक्यूरेट होती है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं हुई हो? होता है, बिल्कुल होता है। देखिए मेरा जो रेशियो है वो 80% के आसपास में है। ओके, तो मैं 80% और 20% दोनों एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि 80% में तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी टीवी पे बहुत सारी प्रिडिक्शंस दी हैं जो हमारा 2025 को लेकर के है। न्यू ईयर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही टीवी के ऊपर मैंने कम से कम 5-6 चैनल्स पे दी हैं और वो सारी सही नहीं है। आपके 6 स्टेट्स में बीजेपी आई है, ये काफी वायरल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वो एक्चुअली में देखिए इसमें ये नहीं है कि मैं मोदी जी को पसंद करता हूं या नहीं करता, हालांकि वो पसंद है, उनको पसंद करता हूं। तो मेरे को याद है कि ये एक चैनल के ऊपर मेरे को बुलाया गया था जी। और मेरा ये मानना है कि जब आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके कपड़े जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करते। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम गया था उस टीवी चैनल पे। तो वहां पे
ऑलमोस्ट 6 to 7 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जो काफी पॉपुलर थे और काफी उनका नाम भी है। जी जी। और मैं अपना यही सूट पहन के वहां पे चला गया। तो वहां पे जब मैं गया तो एंकर ने नॉर्मली इसे पूछ लेते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार आपको क्या लगता है, आपकी कैलकुलेशन क्या बोलती? तो मैंने कहा देखिए मेरे को तो लगता है कि बीजेपी वहां पे आएगी। तो इस बार आप ये प्रेडिक्शन मत दीजिए क्योंकि हमने 1 महीने वहां पे कैंपेन किया है और अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया है वहां पे, और राजस्थान के अंदर बीजेपी बटी हुए भी है। तो मेरे ख्याल से तो आपकी प्रिडिक्शन गलत होगी। तो मैंने उनको बोला देखिए व्यवहार में क्या लग रहा है, वो शायद आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं और डेफिनेटली अशोक जी ने एक बढ़िया काम भी किया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जिनके फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और मोदी जी की कुंडली के अंदर इतने अनगिनत राजयोग हैं और अभी जो महादशा चल रही है वो भी मंगल की चल रही है। तो मेरे को तो ये लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी को जीत मिलेगी। और हुआ भी वैसा ही, हालांकि मैंने 2 दिन पहले ये प्रेडिक्शन दी थी और बाकी जितने भी हमारे जो चैनल के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जो पैनल में थे, वो सभी में ऑलमोस्ट कांग्रेस के फेवर में बोला था। तो ये बिल्कुल 100% सेलिंग हुई। उसके बाद में फिर उन्होंने फिर एक वारी दिलाया और फिर से पूछा कि अब ये बताइए, क्योंकि वसुंधरा राजे जो हम काफी एक्टिव हो गई हैं, आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे बनेगी? तो मैंने बोला कि देखिए हाड़ौती क्षेत्र की वो रानी है, वो बहुत एक्सपीरियंस भी है, वो रह भी चुकी हैं सीएम, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार वसुंधरा राजे नहीं बनेंगी, कोई नया एक चेहरा सामने आएगा जो सबको चौंका देगा। और उसके बाद में आप जानते ही हो उस टाइम वहाँ मौजूद सारे लोग भी चौंक गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल चौंक गए थे और उन्होंने बोला एंकर ने कि आपने तो हमें चौंका ही दिया है। और हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद में जो मिस्टर शर्मा बने वहां के, और वो एक बहुत ही जो पार्टी के उस कैडर से आते हैं जहां पे वो कहते हैं ना कि वो आप दरी बिछाने वाली परंपरा से, जी जी। और वो आए। बट ऑन कैमरा न्यूज चैनल पे इतना बड़ा प्रेडिक्शन करना काफी रिस्की नहीं लगा आपको? नहीं देखिए, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि जब आपको अपनी विद्या के ऊपर, यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप बोलोगे तो उसी के ऊपर। तो जो आपका एक विश्वास होता है, ठीक है, अब वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको जब बोलना है तो आप यकीन करेंगे जो आपने पढ़ाई करी है उसी को लेकर के। आप उसके थ्रू जाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करके एमडी करता है और वो सारे सिम्टम देख करके और एक ये असेस करता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। राइट। उसके साथ में फिर भी एक कम से कम एक लिबर्टी है कि वो आपसे सिम्टम पूछ सकता है। हमारे साथ में तो ये है कि लोग हमें जज करते हैं। आप जो सामने बैठे हैं और फिर देखते हैं कि भाई दिलीप जी के बारे में बहुत सुना है, अब आप बताइए हमारे बारे में। तो हमें पहले आपका पास्ट बताना पड़ता है, फिर जब पास्ट सही होता है तो बंदे को लगता है कि हाँ भाई इसको नॉलेज है। जैसे आपने कहा मोदी जी की कुंडली में राजयोग है, उनके फेस पे ही उन्होंने अपना मतलब सीएम का जो पोजीशन है वो जीता। तो राजयोग क्या होता है? और मोदी जी का काफी टाइम तक वो काफी स्ट्रगलिंग पीरियड में रहे, सबको ही जानते हैं। तो उसके बाद में राजयोग उनका कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए मोदी जी के बारे में तो अगर हम डिस्कस करने लगे तो ये शायद हमारा जो पॉडकास्ट है वो भी कम पड़ जाएगा, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में बताने की। देखिए क्या होता है कि राजयोग जो है वो कई तरह के हैं। ज्योतिष के अंदर पंच महापुरुष योग जो होते हैं वो सबसे बड़े राजयोग बनाते हैं। अब प्लैनेट तो 9 है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि 5 प्लैनेट क्यों बनाते हैं? तभी तो इनका नाम है पंच महापुरुष योग, यानी 5 प्लैनेट ही बना पाते हैं। तो जो प्रोड्यूस करने की जो पावर है वो सिर्फ 5 प्लैनेट्स को है। कौन से हैं? जैसे जुपिटर, बृहस्पति अगर आपके केंद्र में है या उच्च के हैं, स्वराशिस्थ हैं, ठीक है, तो वो एक राजयोग बनाते हैं पंच महापुरुष योग में, ठीक है ना, और उसका नाम है हंस योग। अगर मंगल उच्चस्थ है, स्वराशिस्थ है, तो वो बनाते हैं रोचक योग, जो हमारे मोदी जी की कुंडली में है। ओके, आपने उनकी कुंडली देखी है? मैं आपसे डिस्कस नहीं कर लूंगा। ठीक है। और उसके बाद में फिर जो दूसरा प्लैनेट है वो है, तीसरा प्लैनेट है वो है मरक्यूरी, यानी बुध। अगर बुध उच्चस्थ है, स्वराशिस्थ है, केंद्र में है, तो वो योग बना देंगे और उसका नाम आ गया भद्र योग। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा शुक्र की कंडीशन भी अगर यही होती है तो वो बनाते हैं मालव्य योग। ठीक है। अब एक और प्लैनेट बचा जिनसे आप बहुत डरते हैं, साढ़े साथी की भी बात कर रहे थे आप, जी जी। वो है शनिदेव। तो शनिदेव जो बनाते हैं वो
वो होता है शश योग। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी नॉर्मल कुंडली के अंदर अगर ये पंच महापुरुष का योग विद्यमान है, एक विद्यमान है, तो आपकी कुंडली अबव ऑर्डिनरी तो हो जाती है, अबव एवरेज यहाँ पे आपकी कुंडली हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में वो दो योग बन गए तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के अंदर वो करने वाले हैं जो आपके परिवार में बाकी लोगों ने नहीं किया। ओके, तो मोदी जी की कुंडली में कितने योग है? मोदी जी की कुंडली में बहुत सारे योग है। ओके, पर आप चूंकि राजयोग से संबंधित बात थी तो मैं आपको बताऊं, राजयोग सभी की कुंडलियों में नहीं होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे राजयोग होते हैं, जैसे सूर्य बुधादित्य योग है, या जैसे हम मोदी जी की कुंडली में बात कर लेंगे, बहुत सारे राजयोग हैं। पर आप ये मान के चलिए उनके उदित होने का समय कब है? एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली भले वो घटित कब होंगे? जी जी ठीक है। अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने अपनी जीवन में जितना स्ट्रगल किया है Right. कौन आम आदमी करता है? आप देखिए कि एक छोटी सी चाय की दुकान थी उनके पिताजी की, जी। मतलब प्रेरणा स्रोत है मोदी जी किसी भी व्यक्ति को जो कि हालांकि लोग इसलिए उन्हें ट्रोल करते हैं कि चाय वाला है, बट हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 100% लेनी चाहिए। मतलब मेरे को लगता है कि हमें हर उस सफल व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए जो नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर की ओर गया जी। है, और मोदी जी तो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है उसके अंदर। जी जी क्योंकि आप देखिए एक बहुत ही छोटे से जगह से बिलोंग करने वाले एक बड़े परिवार से, और आज आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। चाय, उनके पिताजी की चाय की दुकान थी, फिर वहां पे उन्होंने चाय सर्व करनी स्टार्ट करी, फिर उसके बाद में उन्होंने, चूंकि बड़ा परिवार था तो किस तरीके से हम सब जानते हैं उनका स्ट्रगल। लेकिन आप ये देखिए कि आरएसएस के कार्यकर्ता थे, राइट, ठीक है, और एक बहुत छोटे से कमरे में 7 बाई 7 के कमरे में रहते थे, और ये जो उनका जो कुर्ता है वो भी एक्सीडेंटल कुर्ता बना, जो मोदी कुर्ता हम जो बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो आस्तीन है वो नीचे से फट गई थी, तो पूरा कुर्ता क्यों खराब करे, इसलिए इन्होंने खुद ही काट करके सिल लिया। आज ये फैशन में ट्रेंड हो रहा है। जी जी। तो इतना हर चीज का एक संतुलन रखना कि कोई भी, इसे मित्र ही बोलते हैं हिंदी के अंदर, कि कोई भी चीज फालतू नहीं है, उसका जितना हम उपयोग कर सकते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन वो जब सीएम बने उसी वक्त वो महादशाएं आई जो उनकी कुंडली में राजयोग का निर्माण करती राइट, है ना। और उसके बाद में वो लगातार 2014 तक गुजरात को बदलने वाले एक क्रांतिकारी एक मुख्यमंत्री रहे, अलग ही पहचान हासिल करी। और उसके बाद में आज वो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये वो 30वां टर्म पूरा करने वाले जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो कुंडली है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो वृश्चिक लगन के अंदर इनके जो अधिपति होते हैं वो मंगल होते हैं। तो देखिए मंगल जो है वो हमारी ऊर्जा का मालिक होता है, जो हमारी जो कभी भी ना थकने वाली, इसमें पावर, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, जो हमारी जो एक से बढ़ के एक जो खिलाड़ी हैं, उनका मंगल बढ़िया होगा ही होगा। तो मोदी जी का मंगल से बढ़िया ही नहीं है, लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है। लग्नेश मतलब आपका जो पहला घर होता है उसको हम लगन बोलते हैं। जो पहला चार्ट बनता है वो जो है लग्न चक्र होता है, ठीक है, लग्न कुंडली से हम बोलते हैं। उसका जो पहला ही घर होता है उसका जो मालिक है वो मंगल है। और मंगल जो है वही बैठ कर के रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण अपने ही घर पे बैठा हुआ है। अपने ही समय तो बैठ गया, लेकिन रोचक महायोग भी बना गया ना। जो मैंने कहा था कि अगर आपका मंगल स्वराशिष्ट या उच्च का होकर के जी अगर केंद्र में बैठ जाए, ठीक है, वृत्त त्रिकोण के अंदर जब बैठ जाए तो ये एक योग बना देते हैं, और उस योग का नाम आ गया रोचक योग। तो रोचक योग की जो पावर, इसलिए मोदी जी में आपने देखा कभी ना थकने वाली प्रवृत्ति। एग्जैक्टली, बहुत कम वो रेस्ट। एक भी ऐसा आप प्रधानमंत्री बता दीजिए इस संसार के अंदर आज के दिन, मेरे को तो नहीं ध्यान आ रहा कि जिसने आज 12-13 साल हो गए उनको एक भी छुट्टी नहीं करी उन्होंने। एग्जैक्टली, वो सुबह 3-3:30 बजे हो जाते हैं और उसके बाद में 12 बजे तक अनवरत कार्य करते हैं जी। अगर वो 3 दिन के लिए किसी विदेश यात्रा में जा रहे हैं तो 40 से 45 मीटिंग करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते और मजे की बात है कि बाकायदा जब नवरात्रि होती है तो कुछ खाते भी नहीं है। 9 दिन का उपवास रहता है उनका। उसके बावजूद भी उनकी एनर्जी के अंदर आपने कभी कोई कमी देखी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस टाइम भी वो अपना काम करते रहते हैं। और कितनी एक दिन के अंदर आप सोच नहीं सकते, मतलब हम आप आम आदमी जो उनकी एज से काफी कम है,
हम तो सोच भी नहीं सकते उतनी मेहनत करने की जितनी मेहनत वो करते हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 चुनाव की सभाएं भी कर रहे हैं, साथ में जो है वो अपना ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, पूरा देश को भी देख रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। देश के लिए काफी पावरफुल डिसीजंस भी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मोदी जी की जो कुंडली है उसमें एक सबसे बड़ा राजयोग हुआ, वो हुआ रोचक योग। Okay. तो यही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो अगर ये बच्चा चाय बेच रहा था किसी जमाने में या उस परिवार से बिलोंग करता था, तो ये बात तो तय उसी दिन हो गई थी पत्री में, जब इनकी पत्री को देख के बताता कि रोचक योग है, तो ये बंदा कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा आगे जाके करने वाला है। जी। अच्छा, दूसरा योग इनके बनता है, वो बनता है चंद्रमा मंगल के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे दो योग बनाएगा, एक तो मंगल और चंद्रमा आपस में परम मित्र है जी। क्योंकि दो कैटेगरी है। एक है देव ग्रुप जिसमें सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, चंद्रमा रानी है और जुपिटर इनका थिंक टैंक है, जिसे हम बोलते हैं बेनेफिक ग्रुप या देव ग्रुप। दूसरा असुर ग्रुप हो गया, उसमें शनि जो है वो राजा और रानी है, शुक्र जो है वो उनका थिंक टैंक है, यानी वो उनका गुरु है। जैसे बृहस्पति उधर उनके देव गुरु हैं, तो यहाँ पे शुक्राचार्य हैं। उसके बाद में राहु केतु उनके सेनापति हैं और उधर मंगल है। तो ये ग्रुप अलग हो गया। बुध एक मेरे प्लानेट है जो व्यापारी है, वो जिसका ही परिणाम होता है उसको ज्वाइन कर लेता है। ज्यादातर वो असुर ग्रुप के साथ में रहता है, जैसे शुक्र के साथ में या मरकरी के साथ में, मतलब वो जिसका शनि के साथ है में उसके साथ में बोल लेते हैं। तो ज्यादातर दैत्य ग्रुप जो है उनके साथ में ज्यादा रहता है, असुर ग्रुप के साथ में। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जब मंगल सेनापति है और चंद्रमा क्वीन है, जैसे मैंने बताया, तो इनकी बहुत बढ़िया मित्रता है। तो ये शशि भ्रम योग हो गया, तो वो नहीं विलक्षण योग हो गया। और वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा भाग्येश होते हैं, तो भाग्येश और लग्नेश इन दोनों की युति बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। नॉर्मल हाउस को भी अगर आप देखेंगे और अगर किसी का लग्नेश भाग्य एक साथ में है, तो वो बहुत बड़ा राजयोग है कि उचित समय पे भाग्य इनका साथ देगा ही देगा। और आपको मालूम होगा कि एक बार जब गुजरात में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, जब आप जानते हैं साबरमती एक्सप्रेस का जो कांड हुआ था, उस समय ऑलमोस्ट इनको हटा दिया गया था, लेकिन वाजपेयी जी ने इनको एक लाइफ टाइम दी थी और उसका उन्होंने बहुत अच्छा सदुपयोग किया था। और बाकी जो उसके बाद में हुआ वो इतिहास है, बिल्कुल, है ना। कैसे गुजरात की दिशा और दशा इन्होंने बदल दी, कैसे नर्मदा वो अंदर लेकर के आए, और कैसे सूरत में जब इतना बड़ा जब प्रॉब्लम आई थी, तो आज सूरत वन ऑफ द बेस्ट सिटी कहा जाता है। खुद जाके वो खड़े हुए और खुद जाकर के वो सारे दिन खड़ा होकर के काम कराते थे। तो यहाँ पे जो शनि जो है इनकी कुंडली के अंदर, वो आपके करियर हाउस में बैठे हुए हैं, 10th हाउस के अंदर, और वो भी शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक प्रबल राजयोग, 7वां घर जो होता है वो डे टू डे लाइफ का भी होता है, और 7वां घर जो होता है वो आपके पार्टनर का भी होता है। तो यहाँ पे सूर्य, जैसे मंगल और चंद्रमा परम मित्र हैं, ऐसे शनि और शुक्र भी परम मित्र हैं। तो ये आपके करियर हाउस में जब चला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जन मानस की जो राजनीति के अंदर आप उतर के आम आदमी जिसे बोलते हैं। तो इसमें जो पार्टनर की अगर बात करें, तो वो कौन सा घर है, कौन सा हाउस है जिसमें ये पता चल जाए कि उनके पार्टनर मतलब ये अकेले रहेंगे, सब जानते हैं कि उनकी शादी की। बट देखिए 7th हाउस जो है किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप के अंदर, वो आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, या आपका विवाह स्थान भी हम उसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो शुक्र जो है इनकी कुंडली के अंदर, इनके विवाह का जो है वो कारक भी हैं और विवाह के बारे में बताते हैं। और शुक्र इनके 12th हाउस लॉर्ड भी है, ठीक है। तो वो आपके जो है वो बैठे हुए हैं आपके 10वें घर के अंदर शनि के साथ में, और शनि इनकी कुंडली के अंदर है वो इनके सुख स्थान के स्वामी हैं और 3य भाव के स्वामी भी हैं। और चूंकि इनकी जो दृष्टि संबंध जो बन रहा है वो इतना बढ़िया नहीं बन रहा है, क्योंकि सामने जो प्लैनेट बैठा हुआ है लगन के अंदर वो मंगल है, क्योंकि ये मानिक है। तो वो मंगल जो है वो शुक्र की जगह भी देख रहे हैं, साथ ही साथ में शनि का जो स्थान है निश्चित रूप से उसका भी प्रकोप यहाँ पे आता है। कुंडली से ये चीजें क्लियर हो रही कि इनकी शादी सक्सेस नहीं, शादी होगी लेकिन वो शादी एक समय के बाद में चल नहीं पाएगी। एक्चुअली में मोदी जी जब सीएम बने जी,
तो जो महादशा उस समय जो चल रही थी इनकी, वो इनकी शुक्र की महादशा थी। और शुक्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। जी जी। ठीक है, शुक्र की महादशा के अंदर ये सीम बने, और शुक्र की महादशा के बाद में जो महादशा इनकी आई, जो बिल्कुल सत्ता का सुख देने वाली महादशा थी, वो सूर्य की महादशा। और सूर्य की महादशा 2011 तक रही, और उसके बाद में फिर जो इनकी महादशा चली वो उनके भाग्येश की महादशा 2021 तक चली, जो चंद्रमा की। और अभी जो महादशा चल रही है इनकी, वो मंगल की चल रही है, जो 2028 के आसपास में कहीं न कहीं पे जाकर के समाप्त हो जाएगी। तो आगे इनका फ्यूचर क्या है? मोदी जी को हम लोग किस रूप में आगे देख सकते हैं? ये एक बड़ा ही एक मुश्किल आप सवाल कर रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे, और ये हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, पूरे पूरे दर्शक जानना चाहेंगे मोदी जी का प्रेडिक्शंस क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आगामी चुनाव है उसके अंदर आपको एक नया प्रधानमंत्री बीजेपी का ही देखने को मिलेगा। मेरी सांसें थम गई थी। और मोदी जी की चूंकि राहु की दशा स्टार्ट होने वाली है, तो राहु की दशा के अंदर मोदी जी के दो रोल मेरे को समझ में आते हैं जी। एक, या तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2027 में कहीं पे जो राष्ट्रपति चुनाव भी शायद होने वाले हैं, तो वो या तो राष्ट्रपति बनेंगे या फिर वो साधना में चले जाएंगे, क्योंकि राहु पंचम भाव में उनके बैठा हुआ है। तो या फिर वो, आपको मालूम नहीं होगा कि वो पहले भी हिमालय में भी साधना में गए हुए हैं, और उसके अलावा एक मठ के अंदर भी गए हुए हैं, जहाँ पे वहाँ के मठ के जो हेड है उन्होंने उनको बोला था कि अभी ये साधना का वक्त नहीं है, देश सेवा करिए आप, है ना। तो मेरे को लगता है या तो वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगे, या फिर वो राष्ट्रपति बन करके और अपनी भूमिका में उत्तरोत्तर वो वृद्धि करेंगे। तो आने और निश्चित रूप से कहीं न कहीं पे भारतीय जनता पार्टी को उनका उस तरीके से एक सहयोग मिलेगा। तो देखिए, व्यक्ति की कुंडली जो है वो बढ़िया है, लेकिन अगर महादशाएं बढ़िया नहीं है तो वो आदमी एक एवरेज कुंडली बन के रह जाती है। तो राहु की महादशा कैसी होती है? कोई भी महादशा अच्छी या खराब हो सकती है। ये एक भ्रम है हमारे लोगों के अंदर कि राहु की महादशा है वो खराब होती है, या शनि की महादशा है वो खराब होती है। कोई वो महादशा किसी के लिए भी खराब हो सकती है, बशर्ते कुंडली के अंदर वो प्लैनेट आपको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जैसे कहा कि शनि सत्ता देकर जाता है, सबको नहीं, सबको नहीं, क्योंकि अगर जैसे मोदी जी की अगर हम बात करें कुंडली के अंदर, तो जो सत्ता के लिए सबसे उपयुक्त प्लैनेट है वो सूर्य देव है। क्यों? क्योंकि वो इनके 10th लॉर्ड है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि देव है, राइट? तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस राशि पे? हर एक राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है जी। ऐसे ही वो कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो एक प्लैनेट की 3 अवस्थाएं हैं, मैंने बताई थी, स्वराशिस, और दूसरा उच्च का एक्सोल्टेड, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं जी। तो ऐसे ही दूसरे, जो अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ और तुला राशि के मालिक शुक्र है ना। ऐसे ही मिथुन राशि के, कन्या राशि के जो मालिक होते हैं वो बुध प्लैनेट होते हैं। तो ऐसे भी काफी सारे प्रेडिक्शंस आते हैं कि इस राशि के लोग ऐसे दिखते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, उनका फ्यूचर ऐसा होता है। तो क्या ये एक्यूरेट होती है चीज? देखिए, ये आपको मैं बताऊं कि आजकल के जो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ज्यादातर लिंडा गुडमैन वगैरह जो आज के हमारी यूथ पीढ़ी पढ़ लेती है 2-3 किताब, और उसके बाद में फिर जोड़ी साइन के ऊपर वो चल के और प्रेडिक्शन पढ़ते हैं या लेते हैं, और फिर उसके बाद में उनकी एक ये कंप्लेन भी होती है कि हमारा फ्यूचर सही नहीं निकला। तो मैं आपको बताऊं, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जो आपके सामान्य आपकी जो चीजें हैं, आपकी सोच है, आपका व्यवहार है, वो निश्चित रूप से एक जोड़ी राशि उनकी काफी सारी चीजें कई बार मिलती हुई होती हैं। सभी की नहीं, कई बार जनरल चीजें हैं, एक्यूरेट आप कुंडली देखकर ही, लेकिन आप उसके बेसिस के ऊपर या आप अंक के ऊपर, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर के, न्यूमरोलॉजी उसको लेकर के आप एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हर एक आदमी का इंडिविजुअल चार्ट है। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपकी लग्न कुंडली है।
और उसके अलावा बहुत सारे डिजिटल चार्ट बनते हैं। उस सब चार्ट को अच्छे से आपको बाकायदा एनालिसिस करना पड़ता है। फिर आपकी महादशाएं देखनी होती हैं। जैसे सपोज करिए कि अभी आप गुरु महादशा में पैदा हुए हैं, तो बैलेंस गुरु महादशा कितनी है? 16 साल की गुरु महादशा है, उसमें से अभी आपको 10 साल की गुरु दशा और भोगनी है। 10 साल की गुरु महादशा में भी सारे प्लैनेट चलेंगे। जैसे गुरु में गुरु 2 साल 2.5 साल के लिए हैं, फिर गुरु में शनि चलेगा, वो 2.5-3 साल के लिए चलेगा, फिर उसके बाद में मंगल चलेगा, वो 8 महीने के लिए चलेगा। ऐसे हर एक जो प्लैनेट है उनका एक समय निश्चित है। ठीक है। 16 साल में 10 साल के अंदर अगर आप गुरु के अंदर राहु के अंदर चल रहे हैं, या गुरु में केतु में चल रहे हैं और वो आपकी कुंडली में अच्छी जगह नहीं बैठे हैं, या गुरु के अंदर अगर आपका शनि चल रहा है और वो आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव जगह है, तो वैसे भी इनके मित्र नहीं है, तो इनका इफेक्ट नेगेटिव आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि महादशा आपकी बढ़िया है। अगर आपका महादशा का प्लैनेट बढ़िया जगह का मालिक है और अच्छी जगह बैठा हुआ है तो ओके। तो प्रेडिक्शंस में ये भी पता चल सकता है जन्म कुंडली देखकर कि इसकी आजकल अकाल मृत्यु भी बहुत होता है, तो अकाल मृत्यु भी पता चल सकती है। देखिए क्या होता है कि हर एक कुंडली के अंदर कुछ प्लैनेट होते हैं जो मारक होते हैं, है ना। मारक नॉर्मली कौन से हाउसेज होते हैं? 8th हाउस वो ए ग्रेड मारक होता है, पक्का घर बोलते हैं हम मृत्यु का एक घर, हाउस ऑफ डेथ ही बोलते हैं उसको। और भी बहुत सारी चीजें आकाइद को देखना है तो उसको देखते हैं, रिसर्च के लिए उसको देखते हैं, आध्यात्मिक योग के लिए भी उसको देखते हैं। नंबर 8 को 7th हाउस हालांकि आपकी शादी का घर है, लेकिन वो भी मारक है, थोड़ा कम मारक है 8 में से। एंड 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ बोलते हैं उसको, वाणी का घर भी है वो, पर वो भी मारक है। तो जो आपका 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड, या आपका छठा घर जो रोग शत्रु का है वो, या आपका 12th लॉर्ड। देखिए अशुभ घर अगर बात करें तो छठा, 8वां ये सबसे ज्यादा अशुभ है, क्योंकि एक रोग, छठा घर रोग शत्रु का है, 8वां मृत्यु का है। ठीक है। दूसरा घर भी मारक है, 12वां घर चूंकि खर्चे का है। तो कहीं पे भी अगर छठा घर, 7वां घर, 8वां घर इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं पे भी दूसरा घर, 7वां घर और 8वां घर इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं पे भी छठा घर, 7वां, 8वां और 12वां घर इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे कि आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा और आपकी प्रत्यंतर दशा, अगर इसमें कहीं पे भी 7वां, 8वां और छठा, यानी 8वें घर की महादशा है, छठे घर की अंतरदशा है और 7वें घर की प्रत्यंतर है, तो अगर आपको 2nd हाउस, 7th और 8th हाउस का कोई कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली के अंदर, दशा महादशा प्रत्यंतर या गोचर के अंदर वो प्लैनेट खराब चल रहा है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये समय आपके लिए मुश्किलों से भरा हुआ हो सकता है, या इस समय में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, या एक्सीडेंट का ध्यान। एक्सीडेंट तो निश्चित रूप से बता ही देते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप, जैसे मेरे को याद है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक बार मेरे से मिलने के लिए आया अपनी कजिन के हॉरोस्कोप दिखाने के लिए कि इसको जॉब्स रिलेटेड इशू है, आप इसकी भैया आप इसका देखिए। तो जैसे ही मैंने उसकी कुंडली देखी तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि इनके पिताजी कैसे हैं। तो बोले पिताजी तो ठीक है, जम्मू में रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा नहीं, इनके पिताजी को सीरियस हेल्थ इश्यू होने वाली है। आप सबसे पहले आदमी इनको फोन लगा के पूछे कि पिताजी कैसे हैं, और उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना चाहिए और लीवर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब डॉटर की कुंडली देख के आप फादर बेटे की कुंडली देख करके बाप के बारे में। तो उसने फोन लगाया मोबाइल फोन से, तो उसने बोला कि कैसे हैं फूफा जी, कैसा चल रहा है, उनकी बुआ के बेटे की हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो मैं बोला कि हाँ थोड़ा सा आजकल पिछले 8-10 दिन से पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो मैंने फोन लेकर के बोला कि आप सबसे पहले आप इनको दिल्ली लेके आइए और इनका पूरा चेकअप कराइए आप। कहीं बुल्ली जब उनका चेकअप कराया गया तो उनको लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद भी जो कैंसर, लीवर कैंसर आपको मालूम है कितनी तेजी से फैलता है। फिर उनका ट्रीटमेंट हमने कराया, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। तो ऐसा आपकी कुंडली से तो मालूम चलता ही है। कई बार आपकी जो संतान है उनकी कुंडली से भी मालूम चल जाता है आपके माँ बाप के बारे में या आपकी बहन के बारे में। ओके, इतना ज्यादा भी पता किया जाए? बिल्कुल, आपकी वाइफ के बारे में।
ओ वाइफ तो फिर भी हम लोग बोलते हैं कि उनका एक हाउस होता है तो आप partner पूजा जी ये क्यों भूल जाते हैं कि कुंडली का अंदर, जैसे मैंने हम्म, एक्सप्लेन करा था ना, कि पहला घर ये बताता है कि आपके बारे में, कि जी आप कैसे हो, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तनुस्थान बोलते हैं, मतलब आपका फिजिकल हेल्थ और पर्सनैलिटी। सेकंड हाउस बताता है आपकी एक आंख के बारे में और आपकी वाणी के बारे में। जो थर्ड हाउस है वो बताता है आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, ओके एंड हाउ डेयरिंग यू आर, पराक्रम भाव इसको बोलते हैं। आपके नेबर के बारे में भी बताता है, आपके नेबर के साथ में आपकी कितनी लड़ाई चलती है पार्किंग को लेकर, मालूम चल जाता है, इतना भी पता चल बिल्कुल जाता सही है जाता है। ओके ठीक है। फोर्थ हाउस बताता है आपकी आपकी मदद के बारे में, और आपका जो सुख स्थान भी हम उसको बोलते हैं, आपके वाहन के बारे में। अगर वहां पे अगर मंगल शनि कॉम्बिनेशन है तो वाहन से आपकी दुर्घटना होगी, मंगल राहु है तो वाहन से दुर्घटना होगी वहां पे। अगर शिवलय की दृष्टि नहीं है, अगर वही भुक्ति चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो हम आपको वो करते हैं। ओके अगर इस पे आएगा शादी की जो शादी के टाइम में नॉर्मली लोग मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ एक बार, जिससे कि हमारे दर्शकों को पूरा मालूम चल जाए। फिफ्थ हाउस बताता है आपके एजुकेशन के बारे में, बेसिक एजुकेशन, इंटेलिजेंस के बारे में, बच्चों के बारे में, ओके आपके किड्स के बारे में ना। और सिक्स हाउस बताता है आपके एनिमीज के बारे में, आपकी जो आपका रोग स्थान हम बोलते हैं, कि आपके एनिमीज के बारे में, है ना। और उसके अलावा पॉइजन, जहर के बारे में भी बताता है वो, कि आपको कोई पॉइजनस एक्टिविटी तो आपके साथ में नहीं होने वाली है। सेवंथ हाउस बताता है आपकी वाइफ के बारे में, लाइफ पार्टनर। एट्थ हाउस आपकी डेथ के बारे में, अकल्ट के बारे में। नाइन्थ हाउस आपके लक हाउस के बारे में, लोग ज्यादातर इसके बारे में इनमें से जानना चाहते हैं। टेंथ हाउस बताता है करियर के बारे में और आपके फादर के बारे में। 11th हाउस आपके जो बताता है, वो बताता है आपके हाउस ऑफ इनकम के बारे में और आपके रिलेशन के बारे में। कई बार आपका जो इनलॉज है वो भी यहाँ से हम देख लेते हैं, बड़े भाइयों को भी देख लेते हैं। और उसके अलावा 12th हाउस बताता है आपकी एक आंख के बारे में, जैसे एक लेफ्ट होता था, सेकंड हाउस तो राइट आई के बारे में, और हाउस ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में। ओके तो ऑलमोस्ट सिक्स्थ हाउस आपके जो है आपके नाना नानी और मामा मामी के बारे में भी बताता है, स्पेशली मामा मामी के बारे में, है ना। तो शायद कुछ मालूम पड़ जाता तो है। मिला जुला के कुंडली में आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं आपकी लाइफ आपके लाइफ में जो लोग जुड़े हुए हैं और आपके शरीर की जो स्थान है, ठीक है, वो चाहे वो आपका हृदय है, वो आपका स्टमक है, वो आपकी आंखें हैं, आपकी वाणी है, आपके जो यूरिनस, जो आपके जो पार्ट्स हैं आपके, जो उनसे जुड़े हुई जो चीजें हैं, आपके घुटने हैं, ठीक है, सारी चीजें, आपकी थाईज हैं, आपकी हाथ है, सारा कुछ बता पाता। ओके इतना डीप रिसर्च बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है। बल्कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को 32 ईयर हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी को जानते हुए, पढ़ते हुए। मैं अभी भी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट ही मरूंगा। सीख ही रहे हो अभी हाँ, अभी मेरे को अगर अगर ज्योतिष 100% है, तो मेरे को सिर्फ 32 साल में 1% आया है, जिसमें मैं निश्चित रूप से दावे के साथ भी बोल सकता हूँ कि मैंने 1 लाख से ज्यादा जन्म पत्रियां तो देखी होंगी। और उसके अलावा 1-1 में मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को 1% आया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी गायब हो जा रही हैं, मिसिंग है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे पहले हमारी जो दशाएं चलती थी, अभी विंशोत्तरी दशा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले की जो दशाएं चलती थी, योगी दशाएं चलती थी, ठीक है, उनके बारे में हम ज्यादातर बातें आजकल करते ही नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो आप रिसर्च कर नहीं सकते हो, बताने वाले नहीं है। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे हम ज्यादातर पैराशरी के बारे में बात करते हैं, इसी जो पारासर ने डेवलप करी, ऐसे ही बहुत सारे और भी हमारे जो साइंटिस्ट थे, जैसे ऋषि मुनि, साइंटिस्ट भी बोलता हूँ, तो उनकी जो थ्योरियां भी अलग अलग थ्योरियां थी, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं वो भी मालूम ही नहीं है, समय के साथ में लुप्त होती गई है। जी। अभी भी मैं बोलूंगा कि साउथ के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर अभी भी जो एक ट्रेडिशन है वहां पे, कि वो गुरु शिष्य परंपरा, और वो परिवारों में चलती आ रही है। जैसे आपने नारी सुना होगा, थर्म इंप्रेशन से वो सब कुछ बता देते हैं। वहाँ पे टेम्पल्स भी काफी है आज के टाइम। तो आज ही वहां पे हमारी जो पुरानी जो धर्म और संस्कृति धरोहर है वो सुरक्षित है। नॉर्थ इंडिया में भी अभी कुछ जगह पे अभी बची हुई है, पर धीरे धीरे क्योंकि ये इतना कमर्शलाइज हो गया है कि लोगों को अब है ना एक मजाक का पात्र बन गए हैं एस्ट्रोलॉजर। मजाक का पात्र बनने का रीजन भी यही है कि बहुत लोग कम नॉलेज के में या बिना नॉलेज के भी लोग प्रेडिक्शन, तो इसीलिए ना जैसे कमर्शियल एंगल अब कि आज जैसे कि मेरे को अभी बता ही रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी जैसे एआई की जो चैट जीपीटी में डाल करके प्रेडिक्शन ले लेते हैं, वही आपको बता देते हैं।
तो मशीन आपको परफेक्शन दे सकती है। जहां पे कुंडली निर्माण की बात है वहां पे कंप्यूटर का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन है ना। वो हम गलत कर सकते हैं, जैसे पुराने जमाने में कुंडलियां काफी गलत भी बनती थी जी। कैलकुलेशन के अभाव में, लेकिन प्रिडिक्शन तो आपको कई बार तो लोग चलते फिरते भी प्रेडिक्शंस कर देते हैं और गलत प्रेडिक्शंस करते हैं और काफी ज्यादा मोटा अमाउंट भी डिमांड करते हैं, शायद इसलिए भी चलते प्रिडिक्शन तो देखिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप चार्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, बुद्ध चार्ट एनालाइज नहीं करेंगे, दशाएं नहीं देखेंगे। फिर लाइक मैंने अपने लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस किया है। लाइक एक बैल होता है, नंदी बैल बोलते हैं उसे, वो लेकर घरों घरों के बाहर नहीं, और वो प्रेडिक्शन करते हैं और वो इंटेंशनली कुछ गलत बताएंगे, कुछ नेगेटिव बताएंगे और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए उसके रेमेडी ये देखिए, ये जो आप जितने भी तरीके बोल रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है जी। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस करते हैं, वो प्रेडिक्शन तो आप फिर तो वो तोता लेके बैठे हैं वो भी करते हैं ना। बिल्कुल। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं, आप जाननी है एस्ट्रोलॉजी क्या जी, है। जी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है, ज्योतिष शास्त्र छठा शास्त्र है। और ये बाकायदा आप देखिए, जो हमारी रामचरितमानस है उसके अंदर तुलसीदास जी ने कई जगह पे मुहूर्त का जो है विवरण किया है। जैसे भगवान राम का जो मुहूर्त निकला था, ठीक है, और उस उपयुक्त मुहूर्त के अंदर उनको राजाभिषेक उनका भी हुआ, उनको वनवास मिला, और जो वापस आए तो वो सेम मुहूर्त था। ठीक है, तो जो इसलिए किसी को इंतजार किया ही, उन्होंने तुरंत उनको बिठा दिया। तो मुहूर्त का जो है वो अपना, ये एस्ट्रोलॉजी एक बहुत विशाल एक शास्त्र है। इसके अंदर मुहूर्त पद्धति भी है, इसके अंदर कुंडली देखना भी है। तो ये आसान चीज नहीं है, इनकी ब्रांचेज हैं। जैसे सामुद्रिक शास्त्र है जिसको हम पामिस्ट्री बोलते हैं, वो इसकी ब्रांच है। जैसे अंक विज्ञान है, न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो आजकल बहुत लोग पूछते हैं आपके टेलीफोन के नंबर ये होनी चाहिए, गाड़ी देखिए नंबर लोग, तो नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं, वो आपके जीवन के कुछ मेजर ईयर्स बता सकते हैं, लेकिन वो उतनी लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे फेस रीडिंग है, ठीक है ना, तो वो हम आपकी शक्ल देख करके, आपकी बनावट देख करके। तो आप भी फेस रीडिंग करते हो सर? देखिए कि जब मेरा ये पैशन है, ठीक है, मैंने तो 30 साल तक इसको एज ए सर्विस ही की है, कभी किसी से कोई चार्ज नहीं किया। क्या फेस रीडिंग करते हो? तो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जो मेरा कमांड है वो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ एकदम वैसे दिखाई देता है जैसे कि पर्दे के पीछे कोई चीज घटित हो रही है। जी। जैसे आपने कहा आपने 1 लाख से ज्यादा कुंडलियां आज तक देख चुकी है, तो आज के टाइम में हमें मतलब कुंडलियों, एस्ट्रोलॉजी से क्या बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं, जो भी यंगस्टर्स अपने लाइफ में क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं? ये आपने सबसे बढ़िया सवाल किया है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो आपको ना तो डराने के लिए है, ठीक है, और ना ही आपको बहुत ज्यादा खुश करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली देखा होगा कि या तो ज्योतिष के पास आप जाएंगे तो वो आपको डरा देगा कि आपको एक्सीडेंट होने वाला है, आपकी जोड़ छूटने वाली है, या आपको बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है ना। तो ज्यादातर केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। और या वो आपको कि 5 साल के बाद में आप तो कंपनी के सीईओ बन जाओगे, या आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा, या आपको बहुत ऐसी गाड़ियां आपके पास भी होंगी। ये दोनों ही घटनाएं बेसिकली नहीं होती हैं। ये मैं आप अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम केस में होता है कि ऐसा कोई राजयोग अचानक से घटित हो गया, जैसे कि मोदी जी की कुंडली में हुआ, या जैसा कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में हुआ, या जैसा कि लालू प्रसाद यादव जी की कुंडली में हुआ, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो नॉर्मल हॉरोस्कोप होती है, जो आम आदमी की कुंडलियां होती हैं, उनके अंदर ऐसे राजयोग कम होते हैं। और वो जब राजयोग आते हैं तो निश्चित रूप से आप तरक्की करते हैं, लेकिन वो तरक्की आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही होती है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप एक गांव में पैदा हुए हैं, अब आपकी कुंडली के अंदर कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि इस कुंडली के अंदर ऐसा लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप राजनीति में जाएंगे। तो अगर वो एक साधारण योग और राजयोग बने हुए हैं तो उस संबंधित ग्रह की महादशा में हो सकता है कि आप वहां के ग्राम पंचायत के चुनाव जीत जाएं और सरपंच बन जाएं। राइट। ठीक है, या आप उससे जो आगे की जो पोस्ट है उसके लिए चुनाव लड़के जीत सकते हैं। लेकिन यहीं पे
अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई पंच महापुरुष योग बना हुआ है तो हो सकता है आप विधायक भी बन जाए, बिल्कुल। हैं। और वैसे ही जैसे अगर आप एक व्यापारी के घर में पैदा हुए हैं, आपकी कुंडली में बुध बढ़िया है, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा व्यापार जो प्लेटफॉर्म आपके फादर ने आपको दिया है उससे कहीं गुना बढ़िया आप अपने बच्चों को देकर के जाएं। Okay. तो इसमें करियर में हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सपोज दैट किसी को अपने बच्चे की प्रेडिक्शन करानी है कि इसका कौन से फील्ड में इसे जाना चाहिए, तो ये प्रेडिक्शन किया जाता ये तो बहुत आम प्रेडिक्शंस है, आप कुंडली देख करके बिल्कुल बता सकते हो। देखिए ज्योतिष क्या है, मैंने बताया ना कि हमारा काम, पहले के लोग ज्यादा समझदार होते थे, आजकल क्या है हम हर एक चीज के लिए कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं जी। एजुकेशन के पास लेनी है तो बच्चों को हम क्या दिलाएं, अलग अलग तरह के कंसल्टेंट है, ठीक है। शादी के लिए, शादी को दिक्कत आ रही है तो अलग जगह की कंसल्टेंसी ले रहे हैं। पहले के जो लोग वो ज्यादा समझदार थे, एक ही आदमी को जिसको ज्योतिष आता था वो सबका कंसल्टेंट है। वो ये भी बता रहा है कि आपकी शादी कब होगी, वो ये भी बता रहा है कि आपको इस बीमारी से निजात कब मिलेगी, वो ये भी बता रहा है कि आपको कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वो आपको ये भी बता रहा है कि आपकी तरक्की कब होने वाली है, आपकी शादी कब होने वाली है, आपके बच्चे कब होने वाले हैं। बहुत लोग करियर में भी फंसे रहते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता है, हासिल करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। पहला सवाल आपका था एजुकेशन से जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से हम कुंडली का फिफ्थ हाउस लोअर देख करके और उसके ऊपर बाकी के ग्रहों की दृष्टि देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है और उसमें भी डिफाइन करके कि अगर कंप्यूटर्स में जाता है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैकेनिकल में जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी मालूम चलता है कि ये बच्चा है वो एमबीए कर सकता है या सीए कर सकता है, ये बच्चा है वो जो है वो जाएगा एमबीबीएस करके और जो है एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। बल्कि मेरे को एक याद आ रहा है, अभी मैं अपनी बुआ के घर पे गया था, तो वहां पे जो बुआ जी के मेरे बेटे हैं तो वो मेरे पास में आए, उनकी मदर ने आके मुझको बोला कि आप जो है ना आपकी प्रिडिक्शन सारी सही हुई और मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। तो मैंने बोला मैंने आपकी प्रिडिक्शन कब दी? तो उन्होंने याद दिलाया, ना केवल याद दिलाया बल्कि वो मेरा लिखा हुआ पेपर मेरे सामने लेकर के आए। वो आज से कोई 17 साल पहले मैं उदयपुर गया था मेरे चाचा जी के घर में, और वहां पे जो इनकी बेटी की बहू थी, जो हमारी पुत्र वधू है, वो आई मेरे जो, और उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये हॉरोस्कोप देखिए, मेरा बेटा है ना ये बिल्कुल पढ़ाई में खराब है और ये 8th क्लास में भी है ना बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है इसके, तो मेरे को तो इसकी करियर की बड़ी चिंता है। तो मैंने उसके चार्ट देखा तो मैंने बोला कि ये तो डॉक्टर बनेगा। तो वो सब हंसने लग गए कि आप कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो ये लगता है कि बस ये किसी तरीके से अपनी डिग्री ले ले तो ही बहुत है, गनीमत है। जी जी। तो मेरे को अच्छी से याद है कि पहले मैं जब भी हॉरोस्कोप देखता था तो उस पर अपनी पूरी मार्किंग करता था कि ये प्लैनेट अच्छा है, ये प्लैनेट अच्छा है, जो हमने सीखी हुई है, और ये टाइम होगा जिसके अंदर ये डॉक्टर, तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि ये जो बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा और सर्जन बनेगा और इस फील्ड में जाएगा और काफी एडवांस जो पढ़ाई करने वाला है, जो एमडी की पढ़ाई होती है। तो जब मैं गया तो वो बच्चा मेरे पास में बैठा हुआ था और उसने मेरे को वो पूरी मेरी कुंडली दिखाई और मैंने अपनी राइटिंग देखी और मैं खुद सरप्राइज हो गया। तो बोला कि मैं बिल्कुल अब अभी एमडी की तैयारी कर रहा हूँ और ये आप ही की प्रेडिक्शन में तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ऐसा होता है कि वैसे बहुत सारी प्रेडिक्शंस मैंने, बहुत लोग जैसे मैंने क्वेश्चन डाला था कि बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत हासिल करते, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ पाते, लॉसेस फेस करते हैं, तो उसमें भी वो कुछ प्रेडिक्शंस करा सकते हैं। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई हर चीज की प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। तो ऐसा कोई केस आया हो आपके पास बिजनेस से रिलेटेड? मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड भी केस बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, चूंकि एक सेलिब्रिटी कोच हूँ, तो मैं फिल्म वर्ल्ड के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं या जिनको आप रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिडिक्शन उसको दी गई थी, उस समय वो उस फील्ड के अंदर ही नहीं थे। अच्छा। और ये कहा है कि उन्होंने अपना फील्ड चेंज किया और उसके बाद में उन्होंने आज वो नेशनल लेवल के जो है खिलाड़ी हैं या प्लेयर हैं या हीरो हैं,
ओके, तो देखिए क्या होता है कि मेरे को याद है कि आपको कई बार नहीं लगता कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आपने एक पढ़ाई करी है, लेकिन आप उस जॉब के साथ में अपने आप को कभी कंफर्टेबल नहीं पाते हो, राइट, ठीक है। और आपको हमेशा ये लग रहा है कि बस आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरतें job पूरी करते नीड हैं। पूरी करने के लिए आप यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, ओके, ठीक है। मैंने अपनी जीवन की शुरुआत करी, क्योंकि मैं कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद में मैंने एडवांस पढ़ाई करी। तो मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो किया जो फाइनेंस से या अकाउंट से जुड़ा हुआ, लेकिन चूंकि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ था, लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से करता था, बताता अच्छे से था, तो मेरे को हर बार जो मेरे से मिलते थे वो यही कहते थे कि आपको तो जो है सेल्स में या मार्केटिंग में होना चाहिए। आप तो मैं बोलता था कि भाई मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है मैं तो उसी का काम करूंगा। जी जी, और एक पॉइंट पे आकर के जहां पे मैं जॉब कर रहा था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वहां पे मेरे को लगा कि मेरी लिमिट्स है, उसके ऊपर मैं नहीं ग्रोथ कर पाऊंगा। जी, तो जब योग आता है तो कैसे आपकी वो चीज चेंज हो जाता चेंज हो जाती है, मैं आपको वो बता रहा था। जी, तो हमारी मैं जिस कंपनी में था वहां पे कुछ मेजर शिफ्ट होने लगा, और एक्सीडेंटली मैं जिस कंपनी में था उसके अंदर वो बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बनाती है, हाई स्पीड कटिंग टूल्स हम बनाते थे, और उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वही उस काम को प्रॉपर कर सकते हैं और वही उस कंपनी को लीड भी करते हैं, क्योंकि उनको उस फील्ड का नॉलेज होता है। राइट, तो जैसे ही मेरी महादशा बदली और वहां पे मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि नॉर्थ इंडिया का कम से कम 7 या 8 स्टेट का जो सी मेरी जो ब्रांच से होती थी उसको मेरे को हेड बनाया गया। तो मेरे लिए तो काफी चैलेंजिंग था, बाकी लोगों के लिए शॉकिंग था कि ये कैसे होगा कि आपको तो टूल्स की एबीसी भी नहीं आती, राइट, राइट, आपको क्या मालूम इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। लेकिन मैंने 30 साल वहां पे काम किया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20-22 साल में वहां पे नॉर्दर्न इंडिया हेड बनकर के मैंने काम किया, और कोई ऐसी चीज नहीं थी जो टूल से जुड़ी हुई थी जो मेरे को नहीं आती थी। और जब तक मैं वहां पे रहा, हमने वहां पे पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर हमने टॉप किया, वो रिकॉर्ड बनाए सेल्स के अंदर जो आज भी अभी तक भी नहीं टूटे हैं। मेरे को 5-6 साल हो गए वहां पे कैसे छोड़े पॉसिबल हुए, हुआ? क्योंकि उसी समय पे शनि महादिशा ने एंट्री ली, ओके, और शनि महादिशा आपको मालूम है लोहे को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद में क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपने एक पढ़ाई करी होती है, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जब आप टूल्स को लेकर के उसको समझते हो या किसी भी चीज को आप समझते हो, जी जी, तो वो चीज आपको आ ही जाती है। एग्जैक्टली, तो जब हम इंटरव्यू लेते थे मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो डिग्री होल्डर्स से, जब हम उनको पूछते थे, तो आजकल तो आपको मालूम नहीं है कि बेसिक पढ़ाई पढ़ करके आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग हम दिया करते थे कि ये टू ज्योमेट्री होती है, ठीक है, उसका पॉइंट एंगल होता है। तो जब समय आता है तो वो परिवर्तन लेके आता है, लेकिन ज्योतिष का फायदा यही है कि उस समय को मेरे को मालूम था कि मेरा समय चेंज हो रहा है, तो मैंने वो चैलेंज आगे बढ़ करके लिया, जी, ठीक है, और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी। आपको ज्योतिषी विद्या आती थी? हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने 11th क्लास के अंदर, बिकॉज आई एम पर्सन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने अपनी कुंडली प्रेडिक्ट कर रखी थी? देखिए, आदमी सबसे ज्यादा अपनी कुंडली को ही देख के सीखता जी, है ना। तो आपको पता था ये चेंजेस आने वाले हैं? बिल्कुल, महादिशाएं तो आप भी अभी कुंडली देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा विश्वोत्तरी महादिशा की कब कब चेंज हो रही है। तो जब जब वो महादिशा चेंज होगी तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसको 30 साल तक मैंने एज ए सर्विस करी, मैंने कभी किसी से चार्ज नहीं किया, लेकिन एज ए प्रोफेशन में इसमें तब आया जब अगेन महादिशा चेंज होने वाली थी। अच्छा, जब मरकुरी की महादिशा मेरी आई उसके 2-3 साल पहले से, और जब 7.5 स्टार्ट हुई तो एकदम से मेरा ये जो फील्ड है वो डाइवर्ट एज अ प्रोफेशन आपने इसको काम, और मैंने इसको एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया, और फिर मैं मीडिया से जुड़ा और मैं टीवी पे भी आने लग गया हूँ, मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, मेरे खुद के भी 2 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। जी जी, उसके अलावा मैंने आपको जैसा बताया ही कि मैं एस्ट्रो लाइफ कोच का मतलब ये होता है जो आपको प्रिडिक्ट ही ना करे, जो आपके जीवन के अंदर लाइक एक सुख सारथी, जैसे कि जब आपकी जीवन में जो स्ट्रगल आ रहा है तो वो आपके साथ में आपको प्रेडिक्ट करके और आपके मुश्किल समय में आपके साथ साथ चले आपके उस सक्सेसफुल जर्नी के अंदर। तो मेरा काम ये है कि जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी जो जर्नी है उसमें स्ट्रगल आ रहा है या रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, वहां पे मैं आपको आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर
वो कुंडली देख करके गाइड करता हूँ आपका साथी की तरह। मेरा काम है, यस एग्जैक्टली, एक सुख साथी की भूमिका निभाता हूँ और आपकी सक्सेसफुल जर्नी के अंदर आपका एक पार्ट बनता हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना डराने के लिए है, ना कुतूहल पैदा करने के लिए है, ना आपको अंधविश्वासी बनाने के लिए, वो आपका जो पोटेंशियल है उससे आपका सामना कराने के लिए है। लाइक आप गलत डायरेक्शन में चल रहे देखिए हो। क्या होता है, हर इंसान के अंदर वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होता है। हमारा काम है कि हम आपको अपनी स्ट्रेंथ बताएं कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपका ये पोटेंशियल है, और आप जहां पे एफर्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है, राइट राइट। या आपका जो आपका फोकस है वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि एस्ट्रोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, इसका आप सपोर्ट लीजिए। और देखिए ये तो आप मान लीजिए कि मेहनत तो आप ही को करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठाए सब कुछ हो जाएगा, तो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव मत करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही है कि आगे बढ़ के चैलेंजेस को लेना। 9 to 6 की जॉब के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अगर आपको सपने बुनने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी होगी, लेकिन वो मेहनत, वो हार्ड वर्किंग, जो स्मार्ट वर्किंग जो भी आपकी है, वो सही डायरेक्शन में जाए। और ये काम जो है वो आपको एक एस्ट्रोलॉजी, वो आपको निश्चित रूप से गाइड करती है। मेहनत आप ही को करनी है। आप ऐसे समझिए कि एक घने जंगल में से आपको निकल के जाना है, और उस जंगल के अंदर अनगिनत बाधाएं हैं। उसके अंदर आपको कांटे भी मिलेंगे, उस जंगल के अंदर आपको नदी भी मिलेगी, उसके अंदर आपको दलदल भी मिलेगा, उसके अंदर लुटेरे भी मिलेंगे, जंगली जानवर भी मिलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर जो है और एस्ट्रोलॉजी है वो आपको एक गाइड बन करके आपके पाथ फाइंडर बनेंगे। हम आपको उस भयानक रास्ते के अंदर टॉर्च से रास्ता दिखा सकती है एस्ट्रोलॉजी। वो बता सकती है कि यहाँ पे आपको जंगली जानवर मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको नदी मिलने वाली है, और वो रास्ता जो पार करना है वो आपको करना है जी। लेकिन जब आपको ये मालूम चल जाता है कि ये समय पे बाधाएं आने वाली है और यहाँ से प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस तरीके से मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली प्रिपेयर कर सकते हो, और उस संभावित खतरों को आप उनसे या तो बच सकते हो, या आपको इतना डैमेज करेंगे कि आप उनसे अपने आप को बचा सकते हो, उस डैमेज को आप कम कर कंट्रोल कर सकते हो। सो जैसे कि आपने बताया कि कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शंस भी हम लोग को पहले से पता चल सकता है, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। तो इसमें कुछ रेमेडीज काम करती है, लाइक बहुत लोग बहुत सारे रत्न पहनते हैं, मोती, पत्थर, तो ये सारी कितना वर्क करती है? देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं कि उपाय, जी जिसे हम रेमेडीज बोलते हैं, जी जी। तो उपाय 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो हमारी वैदिक रेमेडीज हैं, जिससे अंदर संबंधित जो ग्रह जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे 7.5 की आपने बात करी थी, तो 7.5 में भी ये एक बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि 7.5 आएगी तो वो आपको बर्बाद कर देगी। नुकसान ऐसा नहीं है। 7.5 क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, हमारे दर्शक, हमारी जो ऑडियंस है वो भी जान ले, हमारे दर्शक भी ये जान ले कि शनिदेव एक साथ में 3 राशियों पे 7.5 लगा करके रहते हैं। जैसे 2.5 साल के इनके 3 फेज होते हैं, ठीक है। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि की 5 साल पूरे हो गए हैं, लास्ट का फेज उनका चल रहा है। ओके। कुंभ राशि, अगली राशि जो मीन राशि है, उनके 2.5 साल पूरे होकर के मध्य की 7.5 चल रही है। और मेष राशि जो है, जो मीन राशि के बाद में आती है, उनके अभी 29 मार्च से शनिदेव की 7.5 लगी है। तो जैसे ही कुंभ राशि को वो छोड़ेंगे मई और 27 के अंदर, जैसे वो उनको छोड़ेंगे, वैसे ही वृषभ राशि पे 7.5 की पहली ढैया लग जाएगी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट उनका। और 2 दूसरी राशियां हैं, उन पे वो ढैया लगा कर रहते हैं, तो 2.5 साल की ढैया होती हैं। तो जैसे आज के दिन हम बात करें तो सिंह राशि पे शनि की अष्टम ढैया लगी हुई है, और धनु राशि जो है उन पे चतुर्थ ढैया लगी हुई ये क्या होता है सिंह राशि का जो आपने बताया? शनि आपकी राशि से जब चौथे घर में चले जाते हैं तो चतुर्थ ढैया लगती है, लघु कल्याणी ढैया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप चौथा घर जो होता है आपके सुख स्थान का हुआ, आपके वाहन का हुआ, आपकी घरेलू सुख सुविधाओं का हुआ, तो यहाँ से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं। आपका जॉब ट्रांसफर हो सकता है, पति पत्नी के अंदर दूर हो सकती है ना, क्योंकि ये जगह का भी है ना, आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, फिर आपको वहां प्रॉब्लम्स हो सकती है इनिशियली, है ना। रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और
जैसे कि 8 ढैया है, तो 8th हाउस तो मैंने बताया था बैड हाउस होता है, क्योंकि हाउस ऑफ डेथ होता है, तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर महादशा बढ़िया है, अगर आपके बाकी क्लाइंट की पोजीशन बढ़िया, जैसे गुरु गोचर में बढ़िया चल रहा है या राहु बढ़िया चल रहा है, महादशा बढ़िया है और उसकी अंतर्दशा भी बढ़िया है, तो वो कंट्रोल कर लेगी। तो वो हो सकता है कि अगर आपका लीवर की प्रॉब्लम आने वाली थी, ऑपरेशन होने वाला था, तो अभी आपको हल्का सा जॉन्डिस होके रही, ओके। है ना। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि शनि देव जो 7.5 लगाते हैं, उसके 3 फेज होते हैं पूजा जी। एक पहला फेज होता है वो आपका होता है गले तक का, तो इसके अंदर आपकी, अब ये जो इसमें जितने भी हमारी जो बॉडी की जो पार्ट्स हैं, आंखें हैं, ब्रेन है, नोज है, हमारी जबान है, कान है, तो मतलब जो आप देख रहे हो सतही रूप से अगर आप देखोगे तो गलती करोगे, सुनी सुनाई बातों पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो गलती करोगे, किसी ने आपके कान में कुछ बोल दिया, आपने यहाँ से कोई बातें सुन ली और उसके बेसिस पे आपने स्टेटमेंट निकाल दिया, तो आप गलती करोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको सुनी सुनाई बातों पे सतही रूप से जो आप चीजें देख रहे हैं, ऊपर देख करके डिसीजन नहीं बनाना है, आपको इन डेप्थ जाना है, आपकी प्लानिंग बेटर होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव द प्लान ABC। राइट। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाते हैं और डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे रैंडम आपने ऑफिस से, आपके बॉस से आपको आपकी कहा सुनी हुई, आपने ज्वाइन किया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से वो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। दूसरा पार्ट जो 7.5 का 2.5 साल के बाद में जो आता है, 2.5 साल से अगले 2.5 साल का, वो आपका गले से लेकर के और कमर तक होता है। तो इसमें आपके इमोशनल जो रिलेशनशिप होती हैं, वहां पे आपको झटके लगते हैं, क्योंकि आपने ऐसे ही जैसे हम दोस्ती बना लेते हैं और भी ट्रस्ट कर लेते हैं, और लोग तो आप जानते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको उनकी जरूरत हुई, ठीक है, तो वो जो आपकी जो रियल फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा बाकी के सारे दोस्त, लव अफेयर में भी हो सकता है, लव अफेयर में सबसे ज्यादा होता है। तो ये सेकंड फेज की जो आप 7.5 को देख करके आप बता सकते हो कि आपके रिलेशनशिप ब्रेक्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत बुरा होता है कि आपके कोई बहुत नियर एंड डियर वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा के लिए उनकी डेथ हो जाती है। वो एक बहुत इमोशनल ब्रेक होता है और उसमें आदमी टूट जाता है। फिर जो 3 से 7.5 का पार्ट होता है वो कमर से लेके पांव तक होता है। तो आप ये मानिए कि जो शुरुआत में आपने डिसीजन लिए थे, ठीक है, उससे आपको काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ, फिर उसके बाद में आपको इमोशनली या भावनात्मक रूप से आपको चोट पहुंची, तो 5 साल में आप काफी कुछ सीख जाते हो, ठीक है। पैसे का भी नुकसान कर सकते हो, अपने पर्सनल रिलेशनशिप भी आपको टूट जाती है, तो उससे आप सीखते हो ना। राइट। भाई शनि सीखने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक्सपीरियंस से सीख लीजिए या चोट खा के सीखिए, है ना। जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद में फिर आप एफर्ट करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। तो लो लास्ट का फेज होता है, उसमें आप एफर्ट बहुत करते हैं लेकिन सफलता आपको कम मिलती है। लेकिन जब शनि 7.5 जाती है तो 2.5 साल का शनि ऐसा बढ़िया आता है 3rd हाउस का कि वो आपको रिवॉर्ड देके जाता है। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे सीखिए कि जो 7.5 साल में आपने जो गलतियां करके जो सीखी है, तो अब आप गलती करेंगे ही नहीं ना। नॉर्मली से ही ऐसे भी कह सकते हैं कि शनि की जो 7.5 लगती है, आपको लेसन सिखाने के लिए लगती है, आपको इम्प्रूव करने के लिए लगती है। एग्जैक्टली ये एक स्टडिंग पीरियड होता है, ये एक लर्निंग पीरियड होता है। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, ठीक है, और हम ये सोच रहे हैं कि जिंदगी तो हॉलीडे चल रही है 9 to 6, मेरा बॉस है वो मेरी सुन लेता है, स्टाफ के साथ में मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, या व्यापार के अंदर जो आपके बायस अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आपके जो फोरफादर का जो एक बिजनेस चल रहा है आप उसी पे चल रहे हैं, आपने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया, जैसे नोकिया वाला केस, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, खत्म हो गए। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि समय के साथ साथ में आप चीजों को देखते रहें, रिसर्च करते रहें, और जिंदगी के अंदर अगर आपने रिसर्च करके, अगर आपने प्लानिंग के साथ में अगर डिसीजन लिया है, तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो। ओके। तो बात कर रहे थे हम लोग नीलम रत्न पहनने की। अब आप बात कर रहे थे, मेरे को याद आ गया कि हम बात कर रहे थे रेमेडीज के बारे में। जो रेमेडीज हैं वो वैदिक जो रेमेडीज हैं, उसके अंदर संबंधित ग्रहों का हम मंत्र जाप करके, जो ग्रह शांति बोलते हैं ना, हवन आदि करके वो कराते हैं। संबंधित ग्रहों की जो चीजें हैं वो हम डोनेट करा देते हैं, तो ग्रह शांत होते, तो हाँ बिल्कुल होते। ठीक है, देखिए रेमेडी के अंदर आस्था और विश्वास वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये तभी काम करेगी जब आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं।
तो एक रेमेडी तो ये हो गई, संबंधित ग्रहों की जो चीजें हैं उनका हम दान कर देते हैं, संबंधित ग्रहों के मंत्र जाप के द्वारा हम उनको शांत कर देते हैं। जी, जी। दूसरी रेमेडी जो आती है वो आती है लाल किताब की रेमेडी। उसमें वो ये कहते हैं कि जो संबंधित ग्रह हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो कालपुरुष की कुंडली है जिसमें कि हर एक ग्रह स्थान का जो मालिक है वो फिक्स है, ठीक है। और जैसे हम मानते हैं कि अगर सातवें घर में कोई ग्रह बैठ गया तो वो वहां परमानेंट बैठ गया हमेशा के लिए। लाल किताब ये बोलती है कि उस ग्रहों को हम आगे कर सकते हैं, उस ग्रह को घर से निकाल भी सकते हैं। Okay. तो वो संबंधित ग्रहों को सही प्लेस संबंधित ग्रहों को या तो पानी में बहा देंगे, उस घर से निकाल देंगे, या मंदिर में कोई चीज उस संबंधित ग्रहों की देख करके, जैसे बृहस्पति की दाल होती है, चने की दाल देख करके उसको नवम भाव में पहुंचा देंगे, या उसको जमीन में दबा देंगे, ठीक है। या जैसे कई बार कोड़ियों को जला करके पानी में बहा देते हैं। तो ये एक अलग विद्या है। तो वो लाल किताब की रेमेडी हुई, है ना। उसके अलावा और अब आती है तीसरी रेमेडी, वो है हमारी स्टोन थेरेपी बोलता हूं मैं इसको। वो रत्न विज्ञान है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि रत्न और उपरत्न दो होते हैं। तो जैसे संबंधित ग्रहों के रत्न, तो इसके अंदर दो तरह के स्टोन होते हैं, एक सेमी प्रीसियस होता है और एक होता है प्रीसियस स्टोन, जैसे पुखराज। अब पुखराज जो है वो बृहस्पति का रत्न है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति लग्नेश है या नवम भाव के मालिक है या पंचम भाव के मालिक है और अगर कमजोर है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप पुखराज धारण करें। और हर एक रत्न की धातु भी निश्चित की गई है। जैसे पुखराज को सोने में पहनना है, ठीक है, लेकिन मोती को आपको चांदी में पहनना है। ऐसे ही अगर आपको मूंगा पहनना है तो वो आप या तो तांबे में पहनिए या सोने के अंदर पहनिए। नीलम की बात करेंगे तो ज्यादातर उसको हम चांदी में पहनाते हैं, है ना। और ऐसे ही जो नीलम को सप्त धातु में भी हम पहनाते हैं। अगर हम बात करेंगे हीरे की, तो वो हम पहनाएंगे आपको या तो प्लेटिनम में या व्हाइट गोल्ड के अंदर। ओके। तो इसकी भी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम तक ही इसे पहनना है? देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आज कोई रत्न मुठ से निकल गया है तो वो ग्रह अब उसका वो जो है समय खत्म हो गया। ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप यहाँ पे ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मली आप पंडितों के पास जाते हैं, वो आपको 7 रत्ती 10 रत्ती का पत्थर बता देते हैं। अगर आप बहुत बढ़िया क्वालिटी का 7 रत्ती का अगर पुखराज देने के लिए जाती हैं, जो नो हीट नो ट्रीट, जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आजकल बहुत सारे स्टोन्स जो हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि मोर देन 80% स्टोन्स जो हैं वो ट्रीटेड मिलते हैं। यानी स्टोन्स ले लिए जाते हैं बल्क के अंदर और उनका सर्टिफिकेट करा लिया जाता है जिसमें लिखा हुआ आएगा ओरिजिनल येलो सफायर। उसके बाद में थाईलैंड में भेज करके उनका एक ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। उसके अंदर जो जर्म होते हैं या उसके अंदर ब्लैक स्पॉट होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, कलर भी उसके अंदर बढ़ा दिया जाता है और ग्लास फिलिंग भी कर दी जाती है। और फिर वही स्टोन जो है वो आपको दे दिया जाता है सर्टिफिकेट के साथ में, आप पहनते हो और वो काम भी नहीं करता है। तो जो आप जब भी स्टोन लें, सबसे पहले आप ये लीजिए कि आप मिनिमम रेट का स्टोन ले लीजिए। जैसे पुखराज आप 3.5 या 4 रत्ती का ले लीजिए, लेकिन वो पुखराज मैक्सिमम क्लियरिटी के ऊपर हो, उसका जो रंग है वो कम से कम मीडियम येलो हो और साथ में वो सर्टिफिकेट उसमें ये लिखा हो कि नो हीट नो ट्रीट। यानी उसके ऊपर ये एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखी जाती है कि नो एनहेंसमेंट ऑब्जर्व्ड या इल्यूजन जो है उसके अंदर वो इनहेंस नहीं करे गए। इस तरह की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, वो उसके ऊपर लिखी होती है। तो वही स्टोन आपको लेने हैं। और ये भी बता दूं मैं, स्टोन जो है कोई नहीं ले लीजिए, आप कितना भी महंगा लीजिए, कोई भी स्टोन 30 से 40% तक ही काम करता है। और वो काम कैसे करता है, वो आपका सोचने का जो नजरिया है उसमें बदलाव लाता है। आपका जो एंगल अभी तक सोचने का था, जो डिसीजन मेकिंग का था, उसके अंदर बदलाव लाता है। वो आपका जो सोचने का तरीका बदलेगा तो आपकी डिसीजन पावर बढ़िया होगी, और डिसीजन पावर बढ़िया होगी तो आप जीवन में सही डिसीजन लेंगे और सफल हो पाएंगे। तो जो स्टोन थेरेपी मेरे को समझ में आती है, उसका जो वैज्ञानिक आधार है, जो साइंटिफिक उसका जो मेरे को कारण समझ में आता है वो ये होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टोन्स लोग कहते हैं कि जब से पहने और ज्यादा परेशान रहने लगे हैं पहले से। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो स्टोन पहनते हैं वो राशि आपकी देखी और आपने राशि स्टोन जाकर के पहन लिया। नॉर्मली हमारी जो
जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, वो राशि के साथ से स्टोन बता देते हैं और वो जाकर के आप पहन लेते जी। हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर आपको स्टोन पहनना है तो कुंडली के अंदर लग्न और राशि दोनों को एक साथ में देख करके जी और फिर आपको स्टोन धारण करना चाहिए। कई बार आप ऐसा स्टोन पहन लेते हो जो आपके छठे घर के अंदर या आठवें घर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके हेल्थ इश्यू क्रिएट कर देगा या आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा प्रॉब्लम्स आने और वो लगेंगी, ज्यादा प्रॉब्लम होने क्रिएट कर लेगा। लगेंगे। या आपने जो है आपने जो स्टोन तो सही पहना है, लेकिन उस स्टोन के अंदर दोष बहुत है, जैसे उसके अंदर ब्लैक स्पॉट है, वो क्लियर नहीं है, वो बहुत तरह के दोष होते हैं, उसमें बादल है, जीरम है, तो वो तो भी कई आपको बार प्रॉब्लम बहुत सारे करेगा। डुप्लीकेट स्टोन्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनका कोई नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता होगा। मैं कह रहा हूं अगर आप जो क्रिकेट स्टोन भी पहनते हैं वो भी एक तरीके से जो है ग्लास ही है, उसका भी आपको इफेक्ट नहीं आएगा। खाली सबसे बड़ा इफेक्ट ये आएगा कि आपके बैंक बैलेंस में से कमी हो जाएगी, आपका जो जेब है वो अचानक से ढीली हो जाएगी, तो फाइनेंशियल लॉस जरूर हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया ना कि या तो स्टोन आप पहने ही ना, और पहने तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने अंगूठी में मतलब स्टोन को डाल के पहन दिया, 1 महीने 2 महीने पहना, उसके बाद उसे अंगूठी को खोलकर फिर देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। देखिए कोई भी स्टोन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज स्टोन धारण किया है और आपको इमीडिएटली उसका इफेक्ट आएगा, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लोगों 30 में से काफी 40% क्यूरियोसिटी रहती है ना कि तुरंत इम्पैक्ट आ जाएगा। तुरंत इम्पैक्ट तो नीलम का भी नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। वो खूनी नीलम होता है जिसके बारे में धारणा है कि 24 घंटे में वो इफेक्ट आपको दे देगा, पर मैं आपको बता दूं कोई भी स्टोन आप पहन लीजिए, कम से कम 90 से 120 दिन का वो एक ट्रांजिट फेज होता है, वो लेता ही लेता है, उसमें उसका इफेक्ट आता है। अब आपको मैं बताऊं कि आपका बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा है, आपने एक स्टोन धारण कर लिया और आपको लगा कि आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो स्टोन से भले आपके जो नेगेटिव चीजें चल रही हैं, जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको बदलने का काम करेगा, कुछ चमत्कार नहीं करने वाला है वो, ना ही एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कार है। बिल्कुल ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आपकी कैपेसिटी, आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में जाने का काम करती है, और स्टोन जो है वो आपको सोचने का नजरिया बदलता है। एक्शंस आपको खुद ही लेने हैं। बिल्कुल। ओके, मोक्ष का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा माना गया है, तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए ये बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा युवा वर्ग है वो इसको जरूर समझे, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है पूजा कि हम अपनी जो लास्ट राइट्स हैं, जो कर्मकांड, हमारे जो अंतिम संस्कार जिसको हम बोलते हैं, आजकल लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। 12 दिन का एक पूरा का पूरा एक विधान है हमारे शास्त्रों के अंदर, और आजकल आपने देखा हुआ कि 3 दिन या 4 दिन के बाद में शौक खत्म हो जाता है, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। कहते हैं कि इतना टाइम किसके और पास उसके है? पीछे भी एक्चुअली में मैं गलती उनकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए जब तक हमें अपने धर्म के बारे में हमारे जो कल्चर के बारे में मालूम नहीं होगा तो उनको मालूम चलेगा कैसे। बिल्कुल। तो पितृपक्ष के बारे में, जैसे भी पितृपक्ष आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बाकायदा हमारी ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष होता है, लाल किताब में भी पितृ होता है जी। ठीक है, और अगर आप गीता में भी भगवान ने कहा है कि पितरों में अगर देखा जाए तो पितरों में भी अगर हूं तो मैं ही हूं, राइट। ठीक है। लोगों की अगर बात करते हैं हम, जो हमारे जो पृथ्वी लोक से नीचे लोग हैं, ऊपर जो लोग हैं, उसमें पृथ्वी लोक से जो ऊपर का लोग है पितृलोक ही है जी। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आज के इस एपिसोड से हम ये समझ लें कि जो पितृ जो है वो क्या है। पितृ हमारे पूर्वजन से जुड़ी हुई जी। जो नाम है, जो हमारी जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जी। जो अब इस समय हमारे साथ में नहीं है, उनकी आत्माएं जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ही हमारी जो आत्मा जो है जी। वो 12 दिन तक डेथ होने के बाद में वो आत्मा आपके साथ में रहती है, राइट। और जब तक हम उनके पूरे रिचुअल्स नहीं कर देते हैं तब तक वो मुक्त नहीं होती, आगे की जर्नी में नहीं जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो कर्म कांड सिस्टम है 12 दिन का, वो पूरा करना चाहिए। राइट। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं इनके लिए हमने एक पितृपक्ष करा हुआ है। तो पितृपक्ष में क्या होता है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, माना ऐसा जाता है कि वो पितृलोक से वो जिस दिन भी उनकी डेथ होती है, तिथि होती है, तिथि होती है, जिस दिन हमने उनका दाह संस्कार किया था, जी।
देखिए, जब आपकी डेथ होती है और जब आपका दाह संस्कार किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका क्रीमेशन होता है, जिस दिन जिस तिथि को, वो तिथि ही श्राद्ध में हम राइट सही मानते हैं। मानते हैं। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट लेकर के वो कर देते हैं, वो गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। है ना? तो आपको जब भी आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जब भी आपको कुछ करना है, श्राद्ध करना है या तर्पण करना है, तो आप वो तिथि जानिए पहले। और वो बहुत इजी है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी पंचांग में देख सकते हैं या ऐप में जाकर के देख सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, तो जैसे ही आप वो डेट लिखेंगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि कृष्ण पक्ष की इस तिथि को आप में क्रीमेशन हुई थी, तो उसी तिथि को आपको पंडित जी को बुला करके घर के ऊपर वो खाना खिलाना है, वस्त्र दान करना है। जी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब पितृपक्ष होता है और जो तिथि होती है, उसी दिन पितृ जो है सूर्य की किरण के द्वारा, ठीक है, और वो आपके घर में प्रवेश करते हैं। और जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो वो ये देखते हैं, अच्छा पितृपक्ष में हम डायरी में बनाते हैं या हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, ये तो सभी मानते हैं। कोई नया वाहन भी नहीं लेते हैं, कोई भी शुभ चीज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो एक शोक वाला समय होता है, हम अपने पूर्वजों के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो जब एक वो सब शोक कर रहे हैं, उसी समय में हम कोई नई चीज करेंगे तो वो एक तो एक्साइटेड है, मतलब गलत चीज होगी ना। तो हम उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं, श्रद्धा से ही श्राद्ध है जी, है ना। तो उस दिन शास्त्रों का ये विधान है कि हम उनकी आस्था देते हुए, उनको सम्मान देते हुए और उनके निमित्त कुछ करें, उनकी याद में, उनकी याद में, ठीक है। तो हम विधान ये होता है, सबसे पहले तर्पण किया जाता है, ठीक है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जब भी आप किसी पवित्र नदी में नहाने जाएं तो आप जरूर सबसे पहले नहाने के बाद में सूर्य भगवान को जल देने के बाद में अपने जो पितरों के नाम से आप हाथ में, दोनों हाथों में लेके ऐसे जल का तर्पण करें। ये लोगों का बिलीव, ट्रस्ट इस पे से उठता जा रहा है और बहुत लोग तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो आ रही ना। क्योंकि मेरा जो आपको आने वाला जवाब था वो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में पितृ दोष होता है जब सूर्य के साथ में राहु की, केतु की स्थिति होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ में जब चंद्रमा के साथ में भी ये इस तरह के पापा ग्रह बैठ जाते हैं, और भी बहुत से ज्योतिषीय आधार हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन होती है तो पितृ दोष बनता है। और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आपके घर के पूर्वज पितृ आपसे अगर नाराज है तो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। जो बहुत सारी जगह पे जो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारे परिवार में वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए पितृ दोष ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही अगर आपकी शादी अच्छे से नहीं चल रही है, शादी हो नहीं रही है, शादी होकर टूट रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहे हैं, नहीं होगा। और चाहे आप कितनी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पितृ आप पे प्रसन्न नहीं है तब तक आपको ये सब चीजें नहीं मिल सकती हैं। पितृ दोष कैसे हटाया तो जा सकता है? पितृ दोष हटाने के लिए सबसे पहले ये है कि जो श्राद्ध का जो पक्ष आता है 15 दिन का, ठीक है, जिसे मकनागत का महीना वो बोलते हैं, तो इस समय आप अपने जो पूर्वज हैं उनके निमित्त अगर आपको तिथि मालूम है तो बहुत बढ़िया है। तिथि के दिन आप ब्राह्मण को, अगर मेल है तो किसी ब्राह्मण को, और अगर फीमेल है तो किसी ब्राह्मणी महिला को बुला करके और उनको विधिवत खाना खिलाएं। खाना खिलाने के समय भी आप दोनों हाथों से थाली लेकर के जाएं, उनको आसन पर बैठाएं। और कई बार ऐसा होता है कि एक हाथ में थाली एक हाथ में गिलास लेके जाते हैं, वो गलत है। जी जी, ये तरीका बहुत गलत है। और खाने के वक्त में भी आपको उनसे वार्तालाप नहीं करनी है ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि ये हम श्रद्धा वाला कार्य कर रहे हैं। तो आप उनको चुपचाप, जो भी आप इसमें ज्यादा खीर बनाते हैं या इसमें इमरती का बड़ा महत्व है, और एक तुरई की जो सब्जी होती है उसका बड़ा महत्व है ना। तो वो जो भी आपकी लोकाचार है उसके हिसाब से आप उनको खाना खिला के आप उनको वस्त्र दीजिए। वस्त्र के अंदर जो है आप जेंट्स धोती दे सकते हैं, आज की धोती कुछ लोग कम पहनते हैं तो पाजामा का टुकड़ा दे सकते हैं, कमीज का टुकड़ा दे सकते हैं, ठीक है। और 5 तरह के वस्त्र देने का है, उसमें आप टावल दे सकते हैं, बनियान दे सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही अगर आप फीमेल को खाना खिला रहे हैं तो उनको जो साड़ी वगैरह हैं वो दे सकते हैं, और उसके साथ में बाकी के जो अदर वस्त्र हैं वो दे सकते हैं। अगर आपको सिंपली कोई तिथि का भी नहीं मालूम है तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन 2 या 4 रोटी गौ ग्रास निकाल सकते हैं, मतलब गाय के लिए खाना निकाल के उस पर दही और उस पर थोड़ी सी चीनी डाल करके और तुलसा भी डाल करके कि मैं पितृ पक्ष में अपने सभी पितरों के निमित्त और गौ ग्रास निकालता हूँ। ऐसे आप करके गाय को खाना खिला दीजिए। प्रतिदिन 15 दिनों तक 15 दिन कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं और ये भी है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास समय नहीं है किसी वजह से, तो आप अमावस्या के दिन तो जी अवश्य, जो पितृ अमावस्या आती है उस दिन तो आप निश्चित रूप से घर के अंदर आप जो है ना एक मेल एक फीमेल को घर में कई बुलाइए। लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर तिथि नहीं मालूम है या 2-3 लोगों का अगर श्राद्ध निकालना है तो अमावस्या की तिथि के दिन आप सारा कार्य ये करें। आप अमावस्या के दिन अपने सारे पितरों का निकाल सकते हैं, वो सर्वपितृ अमावस्या ही होती है। तो उस दिन आप विधिवत जा करके, तो बेस्ट तो ये होता है कि आप घर में किसी को बुलाएं, आदर सत्कार के साथ में खाना खिलाएं, वस्त्र के बाद में दक्षिणा, दक्षिणा के बाद में फल आदि देकर के उनको विदा करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी आपको सामर्थ्य है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मंदिर में प्रॉपर तरीके से जाके खाना खिलाएं किसी ब्राह्मण को। तो पितृदोष की जब हम बात कर रहे थे तो इसका निवारण कैसे होगा? जी इसका एक निवारण तो ये होगा कि जैसे मैंने आपको ये बताया। दूसरा गया श्राद्ध है। तो हमारे 3 जगह पे श्राद्ध करने की परंपरा है, जिसे हम मानते हैं कि आदमी पितृ योनि से मुक्त हो जाता है। तो गया जी में 15 दिन रह के श्राद्ध किया जाता है, वो तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपको तिथि मालूम है तो उस तिथि को जाके कर दीजिए, या अमावस्या के दिन जाकर के एक दिन वहां पे आप श्राद्ध कर सकते हैं। ये दान किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में एक ब्रह्म कपाली होती है, वो होती है बद्रीनाथ के अंदर, वो गया श्राद्ध के बाद ही होती है। तो वहां पे जाकर के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं तो ये बोलूंगा सबसे उत्तम तरीका ये है, अगर आपको पितृदोष लगा है, कुंडली के अंदर आपकी पितृदोष है, तो आप नित्य स्नान करने के बाद में तांबे के लोटों से पहले सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने पितरों को, और उसके बाद में अपने पुत्र देवों को नमस्कार करते हुए और आप ओम पुत्र देवाय नमः करके आप जल दे दीजिए। निश्चित रूप से आप जो है पितृदोष से के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कई बार एक चीज और भी अपने दर्शकों को बता दूं, अकाल मृत्यु घर में अगर हो जाती है तो उसका भी अभी लोगों को मालूम नहीं है। वो खाली आपने 12 दिन के कर्म कांड करा दी, उससे काम नहीं चलेगा। उसमें एकादशी मतलब 11वें दिन जो है नारायण बलि करके एक विशेष पूजा होती है, जो आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। और ये पूजा आप वृंदावन में किसी बनारस किसी अच्छी जगह जाके योग्य पंडित के साथ में, नदी के पास नहीं होती है ये आप जरूर कराइएगा। अदरवाइज उनकी जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि अकाल मृत्यु होती है मतलब वो व्यक्ति जो अपने जीवन समय से पहले चले गए। नॉर्मली एक्सीडेंटल डेथ होती है 22 साल की, 25 साल के, 30 साल के, 60 साल से नीचे जो डेथ होती है, तो बहुत सारी हमारी इच्छाएं बाकी रहती हैं, तो वो जो हमारी जो आत्माएं हैं वो तृप्त रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो नारायण बलि जरूर कराइएगा उनकी। और दूसरा उनके निमित्त जो भागवत कथा का मूल पाठ है, जो भागवत कथा जो आजकल हम देख रहे हैं वो नहीं, जो भागवत कथा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वेद व्यास जी ने संस्कृत भी, मूल भागवत का किसी योग्य पंडित से घर में बैठा के पारायण कराएं। और उसके बाद में उस तिथि आने वाली तिथि में जाके जो श्राद्ध आएंगे उसके बाद में जल्दी आएंगे और वो आप वहां पे गया श्राद्ध करें। ये जब आप मूल पाठ कराएंगे तो ये बाकायदा जो पंडित जी वो बताएंगे आपको मुहूर्त निकाल के, वो अमावस्या को ही खत्म होता है वो पाठ, और उसके बाद में ब्राह्मण भोजन आदि की व्यवस्था होती है। तो अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु जो घर में हुई है उसके दोष से भी आप मुक्त हो सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से करी जा सकती है। तो इसके लिए आपको ये मैं बोलूंगा कि आप अपने पितरों के निमित्त कुंये में जो पितृ दोष बना हुआ है उसके अंदर अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप पितृ ऋण से, पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। और ये कोई भी हवा नहीं है। वैसे भी हमें अपने पितरों के निमित्त और श्रद्धा रखनी ही चाहिए। और अगर आप नॉर्मली भी अपने पितरों के निमित्त जल देते हैं, या नदी स्नान करने के बाद में, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं गंगा जी नहाने के लिए, तो नहाने के बाद में अगर हम उनको अपने हाथों से तर्पण करते हैं और किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं और किसी योग्य पंडित से तर्पण कर लेते हैं, यो पंडित नहीं है तो खुद ही कि मैं अपने पिताजी को गंगा स्नान में हरिद्वार से
उनको जल अर्पण करता हूँ, ये बोल के भी दे देते हैं तो भी वो लग जाएगा, जी, तो क्योंकि पितरों का खुश रहना बहुत जरूरी है। वो आपकी भावना से जुड़ा हुआ जी है। जी जी। और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अगर आपको जीवन के अंदर पारिवारिक सुख चाहिए और आपको परिवार की वंश वृद्धि चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको अपने पितरों की कृपा लेनी चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब आप अपने पितरों को सम्मान देंगे, उनके लिए आप हमेशा नतमस्तक रहेंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष का विधान है और तर्पण आदि जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो है। जी जी। थैंक यू सो मच गिरीश जी, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आपने शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धरोहर के बारे में, एस्ट्रोलॉजी हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। और बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और थैंक यू पुजारी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट और अपनी शो में बुलाया, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।